क्लास नोट अच्छे से आपने किए, क्लास में कराया गया सारे सर आपको जो भी वर्किंग मिलेगा या जो भी टेस्ट हुए थे उसके साथ बीच में टेस्ट हुए होंगे आपको, है ना। ये सारी चीजें पहले तो कंप्लीटली बनी हुई, मतलब मैं ऐसा हो सकता है कि किसी चैप्टर में कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन का थोड़ा सा पार्ट छूटा हुआ रह गया या कुछ 10-20 क्वेश्चन छूटे हुए रह गए, वो चलेगा। बट ऐसा ना रह रहा हो कि आपका एक चैप्टर का पूरा वर्कबुक छूटा है। तो कितने लोग ऐसा है जिन्होंने वर्कबुक वगैरह पूरा बना लिया था, मतलब जितने भी चैप्टर। ईमानदार रहना, मतलब जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे उतना आप इस जर्नी में जल्दी ठीक है। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनका 1 या 2 चैप्टर छूटा हुआ है, बस इतना ठीक है। और ऐसे कितने लोग हैं जो ये फील करते सर 11th अच्छा नहीं रहा, मतलब अभी तो मेहनत करूंगा बट 11th बेकार है। एक्चुअली इसमें हाथ खड़े लोग करते नहीं है ये सवाल, ठीक है। देखो मैंने जैसे पहले कहा था, जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे उतना इसका सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा। यूजुअली क्लास में क्या होता है, जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं जो हाथ खड़ा करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, तो हाँ में कुछ 10% बच्चे, ना में 10% बच्चे, और बाकी निर्दलीय उम्मीदवार, तो ये से मतलब नहीं, चुपचाप बैठे रहते हैं। तो आप निर्दलीय उम्मीदवार मत बनिए। एक्चुअली बिना हाँ या ना वाले फैक्टर में घुसे हुए आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो एक रफ आइडिया मुझे मिला कि आपने ऐसा काम किया। अभी तक आपने केमिस्ट्री जब करी थी, आप लोग तो अलग बैच से फिल्टर हो क्या है ना सर, तो क्वेश्चंस आप कहाँ से बनाते थे, मतलब डीटीएस वगैरह आप बनाते होंगे, क्लास के क्वेश्चंस बनाते थे, पीवाईक्यू बनाया। पीवाईक्यू कितने लोगों का पूरा बना हुआ? सिंगल करेक्ट, चलो सिंगल करेक्ट की बात करें। सिंगल करेक्ट ठीक है, सिंगल करेक्ट की तो कम लोग। तो ये पीवाईक्यू आपके डीटीएस के अंदर भी होता है, वो वर्कबुक के अंदर। और आप यूजुअली आप क्या करते हैं, बुक खरीद रखा आपने 34 ईयर 44 ईयर वाला, ठीक है। अच्छा वो बुक खरीद लो तो ठीक ही रहेगा, क्योंकि उस बुक में थोड़े क्वेश्चन में ज़्यादा है, वाइड रेंज ऑफ क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं, तो ठीक ही रहता है। और उसके सॉल्यूशन वगैरह ज़्यादा मत देखना, गलतियाँ भी उसमें, ठीक है। अब अभी से करेंगे क्या, इसको समझने से पहले थोड़ा एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। जेईई मेन का पहला अटेम्प्ट कब होगा? दूसरा जेईई एडवांस कब होगा? जून में। जो एग्जाम देना उसके बारे में तो थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अब अगर अप्रैल में पहला अटेम्प्ट है तो क्या लगता है, मतलब कब सिलेबस फिनिश हो जाना चाहिए? अप्रैल जनवरी में। अगर मैं 2 मंथ का विंडो भी लेता हूँ, मुझे 2 मंथ चाहिए, 2 मंथ का विंडो लेता हूँ, जनवरी में इंक्लूड करेंगे, बचा गया दिसंबर। अब कहाँ पहुँचे? तो सच्चाई तो ये है, ये मैं अपने ऑलमोस्ट 10-11 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने कोटा के स्टूडेंट्स, दिल्ली एनसीआर के स्टूडेंट्स, मतलब लास्ट ईयर मेरा स्टूडेंट जो था ये सिक्योर 155 AR इन जेड। तो जितने भी अच्छे बच्चे हैं, जितने भी टॉप 500 बच्चों को मैंने ट्रेन किया है, एक चीज मोर और लेस कॉमन रही उन्होंने कि उन्होंने ऑन एन एवरेज 12-15 फुल टेस्ट ईमानदारी से दिए। 12 से 15, ठीक है, 10 भी मान लेते पकड़। अब ये फुल टेस्ट 10 भी अगर आपको देने हैं, यूजुअली होता क्या है कि पहला फुल टेस्ट हम देते हैं, बहुत सारा स्टॉक लगेगा पहले फुल टेस्ट, क्योंकि बड़ा सिलेबस होता है, उसको रिकवर करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो फुल टेस्ट में फुल पीक में आने में 1 महीना का समय लग जाता है। अगर मैं 10-12 फुल टेस्ट के बारे में बात करूँ तो 2 महीना तो चलिए मुझे, ठीक है। एक आइडियल सिचुएशन की बात करें तो बचा अक्टूबर तक सिलेबस एंड होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 7। आप कहेंगे सर आप फालतू में क्यों करा रहे हैं, अप्रैल वाला भी तो है। तो आप कुछ और हार्ड रियलिटी बताता हूँ आपको। जैसा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अगर कोई बात नहीं, जनवरी गया तो गया, अप्रैल तो रहेगा ही, तो इंडिया के सारे बच्चे ऐसा सोचते होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते होंगे ना कि ठीक है 2 अटेम्प्ट है, पहला गया तो दूसरा तो कर लेंगे बढ़िया। और यही कारण है कि दूसरा अटेम्प्ट बड़ा टफ हो जाता है।
सेकंड अटेम्प्ट यूजुअल जो जेईई मेन के पिछले 5 साल का डाटा है वो यही है कि सेकंड अटेम्प्ट में परसेंटाइल मालूम पिछले बार जैसे जनवरी अटेम्प्ट में किसी को लेट से 200 मार्क्स आ रहे थे जेईई मेन के पेपर में, उसका मान लो 99.8 परसेंटाइल फॉर एग्जाम्पल। अप्रैल अटेम्प्ट में अगर उसके 200 मार्क्स आएंगे हो सकता है तो उसका 99.5 या 99.1 या 2%। मैं एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, एक रफ कंपेरिजन बता रहा हूँ। ये तो उस रेंज की हायर एंड की बात कर रही हूँ। लोअर एंड में आएंगे तो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको हमेशा ये सोचना है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि आप स्मूथली आईटी में पहुंच जाएं तो ये मान के चलिए बीच वाला एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप ये मानेंगे तो बेनिफिट कितना है। जनवरी अटेम्प्ट अगर आपने बहुत अच्छे से दिया और एक अच्छा परसेंटाइल आया तो डेफिनेटली आप जेईई मेन एनआईटी ट्रिपल आईटी के रिस्पेक्ट में तो सिक्योर होंगे। ठीक है, परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट सबको पता है ना, इस तरह से वर्क करता है। और इसके बाद जेईई एडवांस के लिए एक अच्छा खासा विंडो ओपन होता है। जेईई एडवांस का जो प्रैक्टिस का जो समय है थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीच में कुछ और भी चीजें आएंगी। एक आएगा तो हेडर तो देगा ही, 20-25 दिन तो खराब करेगा यहाँ पर। और अब ऐसा हो गया है कि जैसा सीबीएसई है, सीबीएसई में नंबर इतने ज्यादा स्कोर हो रहे हैं कि अब तो ऐसा है कि अगर आपके 95% से कम आने लगे तो आपको अच्छा नहीं मानेगा। जनरल लेवल पे बात करूँ 90 के नीचे तो मतलब ये सी मतलब सच्चाई बता रहा हूँ। मैं 2000 मेरे 12th बोर्ड में परसेंटेज थे 92.2 और मैं जोनल टॉपर था। अगर अभी मेरे 92% होते मेरे को स्कूल वाला पूछता नहीं, ऐसा हाल है। क्योंकि सीबीएसई इतने नंबर दे रहा है, इतने ज्यादा नंबर दे रहा है, और वो सीबीएसई कैसे चेकिंग करता है उस पर कभी बाद में बात करेंगे। तो आपको इसमें भी नंबर स्कोर करने हैं, ठीक है, और करना चाहिए भी। इसका कितना इंपॉर्टेंस वो सबके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट एक आइडियल सिचुएशन में मुझे अच्छा नंबर इसमें भी चाहिए, तो इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम और कंसर्न अगर देना पड़ा, ये वाला तो हिंडर होगा ही ना, क्योंकि बहुत ही क्लोज है होगा। चलो और चलो मान लेते हैं लेट्स से किसी का जनवरी अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ, तो पहले तो स्ट्रेस में अब वो सोच रहा है कि एडवांस वाले पार्ट का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेगी जेईई में, क्योंकि इनका अप्रोच थोड़ा सा अलग है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस तो अलग है ही है। तो यहाँ पे कंफ्यूज रहेगा और बीच में बोर्ड भी आ जाएगा। अप्रैल तक आते आते तक उसकी कहानी थोड़ी खिचड़ी पक गई होगी उसके साथ, समझ रहे हो। और इस सिचुएशन में अप्रैल बहुत अच्छा हो, इसके चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, और अगर वो बहुत अच्छा नहीं हुआ तो फिर ये भी खराब होगा, समझ रहे हो। इसीलिए मेरा सजेशन यही है कि आप इसको तो भूल जाइए, मतलब इसको अगर बहुत मेहनत की और कुछ थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो गया तो सोचेंगे, बट अभी से आप यही मान के चलिए जेईई मेन का एक ही एग्जाम है और वो है अप्रैल में और जनवरी में। और जनवरी में अगर है और उसी में मुझे सबसे अच्छा परसेंटाइल स्कोर करना है, ये करना थोड़ा आसान भी है और बहुत फायदेमंद भी है जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, ये फंडा समझ में आया, क्यों है ऐसा कह रहा हूँ ये भी समझ में आया। थोड़ा और सोचते हैं, जेईई मेन में अच्छा परसेंटाइल का क्या मतलब होता है, तो ज्यादा जेईई मेन में एक अच्छा परसेंटाइल 99 परसेंटाइल की अगर हम बात करें, रैंक लगभग कितनी है 8 से 10,000 के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन कितना बच्चा बैठता है। ठीक है, 8 से 10,000 कोई बढ़िया रैंक है। अब अगर मैं ऐसे कह दे रहा हूँ, मान लो ऐसा नहीं कुछ भी मिलेगा नहीं आपको, कुछ एनआईटी भी मिल जाएंगे कि आईटी वाले बच्चे फिल्टर कर देते तो पीछे मुझे चीजें थोड़ी सी जाती है, बट फिर भी 10,000 रैंक अगर आपके जेईई एडवांस में आ गए तो कुछ अच्छा आईटी मिलने से रहा। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जेईई मेन में जो मैं कह रहा था जनवरी अटेम्प्ट का रिलैक्स हो जाए, जेईई एडवांस से प्रॉपर फोकस हो जाए, वो फोकस यूजुअली तब आएगा जब आप डेफिनेटली 99 परसेंटाइल के ऊपर रहें। मैं डेफिनेटली टर्म यूज कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप इंश्योर रहेंगे क्या ठीक है, मतलब अगर वर्स्ट सिचुएशन में मुझे एनआईटी में कंसिडरेबल या ट्रिपल आईटी में ठीक ठाक ब्रांच मिल जाए, ऐसा नहीं 98 परसेंटाइल में नहीं मिलता है, बट थोड़ी मोड़ी फाइट मचने लगती है। 97 परसेंटाइल के पीछे अगर गए तो भूल जाओ कुछ ढंग का। तो आप अपना ये मान के चलना कि जेईई मेन में एक अच्छा परसेंटाइल 99 परसेंटाइल एंड अबव है, ठीक है। जेईई मेन का एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है, जितने मार्क्स आते हैं उसे सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज करता है। किसी दिन इस पर बात करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह से मार्क्स का कहानी चलता है। और जेईई मेन में थोड़ा फर्जीवाड़ा भी हो रहा है, वो सब क्या है वो बाद में बात करेंगे।
बट अभी हमें ये समझ में आया, इसमें मेरा टारगेट है 99 परसेंटाइल प्लस, ठीक है। ये टारगेट अगर आप रख के चलते हैं तो आपके जेईई एडवांस में अच्छा करने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, नहीं तो हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी और आप शायद जितना आप सोच रहे हैं उतना अच्छा रैंक नहीं ला। अब क्या होता है, जब मैं ये सारी चीजें बच्चों को समझाता हूँ तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप जितना क्यों डरा रहे हैं, कुछ खराब हुआ तो 1 साल और तो है कर लेंगे। आपको क्या लगता है, तो आईटी को ऐसे मजा आ रहा था कि 2 साल ही कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट देना, इसके पीछे कुछ रीजन होगा सर? क्या रीजन होगा? नए बच्चे और आए और बच्चे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम होता है इंडिया मेडिकल की, नीट, तो नहीं होगा हाँ? उसमें कोई सब चाचा वाचा सब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कल को आपके पेरेंट्स का मन हुआ नीट देने का दे सकते हैं, बस बायो होना चाहिए उनके पास, दे देंगे। और अगर उनका ठीक ठाक मार्क्स आ गए तो उनका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी होना चाहिए, अगर उससे कुछ कंडीशन ना हो, यूजुअली बहुत सारे का नहीं। उधर तो इतना फ्लेक्सिबिलिटी, और आईटी वाले फैक्टर में बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी है। और अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी इतनी कम है तो मैं आपको बहुत सारे बच्चों के साथ डील करने के बाद समझा रहा हूँ। मतलब मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने 11th-12th में बहुत एफर्ट अच्छे से कर, मतलब लेट से कोई बच्चा 11th-12th बर्बाद कर देता तो उसको लगा छोड़ो हटा बोर्ड बोर्ड की तरह से कर लेते हैं, बाद में देखते हैं। और 1 साल वो रिपीट करके फिर तैयारी करता है, उसकी ये चीज़ बहुत टफ पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि ऐसे बच्चे अच्छा रैंक नहीं लाते, उनकी परसेंटेज कम है, ला देते हैं, बट बहुत स्ट्रगलिंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग है। क्योंकि सिंगल ईयर के प्रिपरेशन में सब चीज़ फिर से पढ़ना, समय बहुत कम होता है। और जब से जेईई मेन आ गया तो समझ रहे हो, अब उसका जेईई एडवांस का रिजल्ट कब आएगा और कहाँ पे कितना, 6 महीना भी नहीं, समझ रहे हो, लगभग उतना ही। तो 1 साल का प्रिपरेशन भी नहीं रहता, जर्नी बहुत छोटी हो जाती है। इसीलिए आप अपना पूरा एफर्ट इसी जर्नी में डालिए, नहीं तो आगे का जर्नी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, स्पेशली आईटी के टर्म में। 11th और 12th इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक जिस तरह का भी सिचुएशन आपका रहा है क्लास 11th का, उम्मीद करता हूँ कि बेटर रहा हो, नहीं भी रहा हो तब भी कोई बात नहीं। मैं अभी ये भी बताऊंगा आपको, इन केस अगर ये मान के चलते हैं कि 11th बहुत अच्छा नहीं भी रहा, तब आगे अपना अप्रोच कैसा रहना चाहिए सो दैट काम अच्छे से हो जाए। यहाँ तक जो मैंने कहा वो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? चलिए, अब जैसे मान लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, कितने लोगों का क्लास 11 के कुछ चैप्टर छूटे हुए हैं, मतलब किए नहीं आपने? छूटे हुए का मतलब क्या होता है ये भी समझा देता हूँ। छूटे हुए का मतलब ये नहीं होता है क्लास नहीं किए हैं आपने, क्लास नहीं किया तो छूटा भी है, बट आपने क्लास किया बट कॉपी ढंग से नहीं पढ़ी, वर्कबुक नहीं बनाया, बिल्कुल भी नहीं बनाया, इसे छूटा हुआ मानेंगे। कितने लोगों का एक भी चैप्टर छूटा हुआ है? बहुत लोग है ना। और ये आपकी मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग बहुत बुरे बच्चे, ये बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, स्पेशली 11th में। और उसका एक बहुत ही मेजर रीजन है, आप में से कितने लोग स्कूल जाना पड़ता है आपको? जाना मैंडेटरी, बहुत मेजर टाइम जाता है स्कूल में, है ना? टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू रहा होगा आपके साथ, स्पेशली जो बच्चे स्कूल जाते हैं रेगुलरली, बट समय तो इतना ही, और इसी समय सारा फाइट मार के हमें काम अचीव करना है। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजिक ट्रिक्स हैं जिसको हम यूज करेंगे, बट उससे पहले ये बात कर लेते हैं। ठीक है, क्लास 11 मान लो छूटा रह गया, कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो अभी जैसे कुछ बच्चे मेरे से कल भी डिस्कस कर रहे थे, आज भी आगे डिस्कस कर रहे थे, कितना टाइम दें, क्लास 11 पे कितना टाइम दें और 12th पे कितना टाइम दें। देखो बेटा, सबसे पहला एक फंडा क्लियर कर लो। पहला फंडा ये है कि आपका जो करंट गोइंग चैप्टर है उस पर फुल फोकस होना ही चाहिए। मतलब किसी भी हालत में ये मत कर देना ये चैप्टर थोड़ा थोड़ा कर लिया, थोड़ा थोड़ा कुछ 11 का चैप्टर कर लिया, इधर भी कॉन्फिडेंस नहीं आया, उधर आप कितना अच्छा से कर पाएंगे इसकी गारंटी कोई अभी नहीं है, तो मोर और लेस सब खिचड़ी पक गया। आप 11th के चैप्टर पे फोकस करिए, बट तभी जब आपका करंट गोइंग चैप्टर की कहानी अच्छे से निपट रही है तब। क्लास 12th में जो चैप्टर्स हैं इसमें बहुत सारे चैप्टर इंडिपेंडेंट है क्लास 11th के चैप्टर के कॉन्सेप्ट, या फिर उनके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। जैसे हम जो चैप्टर पढ़ेंगे अभी उसका नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। इधर मैं आपको बता दूंगा कि इस चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होने वाला है, जब भी वो आएगा मैं बता दूंगा। मैं चैप्टर के स्टार्ट में ही बता दूंगा कि 11th के ये सारे कॉन्सेप्ट हैं
हो सके तो रिवाइज कर लीजिए, या जितना हो पाएगा मैं क्लास में आपको हेल्प कर दूंगा उस तरह से। इससे क्या होगा कि 12th बहुत ही स्मूथली बीतेगा, और 12th का टारगेट ये है कि हम सिलेबस पर जल्दी एंटर करें। 11th का रिवीजन का प्रोसेस भी होगा, 11th रिवीजन का भी एक शेड्यूल के बारे में सोच रहे हैं। उस समय आप 11th का बहुत तगड़ा कुछ छूट गया है तब कर लें। पैरेलली अगर आप जो चल रहा है उससे समय निकाल के 11th कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, बट वो आपको देखना पड़ेगा। पहले जरा जो चैप्टर चलेगा ना, शुरू में चैप्टर का वर्कलोड कम होता है, जैसे मान लो 2-4 क्लासेस चलेगी, इतनी क्लासेस तो है भी नहीं, 1-2 क्लासेस अगर चलेगी, जैसे लिक्विड सॉल्यूशन में हमारे पास कुछ 8 से 10 घंटे क्लास रहेंगे, तो टाइम थोड़ा कम है, ठीक है। एक क्लास में बहुत कुछ डिस्कस हो जाने वाला है, तो हो सकता है पहले क्लास तक थोड़ा वर्कलोड कम हो, दूसरे क्लास से वर्कलोड बढ़ जाए। तो आपको पहली प्रायोरिटी हमेशा इसको देनी है। इसके बाद क्लास 11 समय बचता है, किसी दिन छुट्टी रहती है, संडे वनडे स्कूल से छुट्टी, उस दिन थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, नहीं तो कभी भी इसको कॉम्प्रोमाइज मत कर देना, नहीं तो बुरे फंसना है, ठीक है। ये पहला था। दूसरा, अभी तक आप काम करते कैसे हैं? जैसे मान लो मेरे पास लेट से कल आ गया मेरा जेईई का एग्जाम, चैप्टर्स आते होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब आएगा। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं सब माइनेटरी लेवल एनालिसिस के बाद लगभग 100 के आसपास चैप्टर 88 ऑन एन एवरेज मान लो, ठीक है। आज तक कौन सा ऐसा एग्जाम दिया जिसका सिलेबस 100 चैप्टर दिया? कौन सा? यूपीएससी का तो चैप्टर भी डिफाइन नहीं है थोड़ा प्रॉपर्ली, बट आपने तो शायद ऐसा कोई एग्जाम नहीं दिया जिसका सिलेबस 100 चैप्टर। तो सबसे मेजर दिक्कत क्या होगी? सबसे मेजर दिक्कत होगी याद रखें। इतना कुछ याद कैसे रखें? ये दिक्कत है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि सिर्फ चीजें याद रखनी है। अब आपने कभी ये फील किया है कि आप किसी चैप्टर का बेस्ट परफॉर्मेंस यूजुअली तब देते हैं जब आपका वो चैप्टर चल रहा हो और आपने ढंग से पढ़ा होगा भी, उस समय अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। और कई बार ऐसा होता हो कि 2 महीने बाद कोई एग्जाम में वैसे क्वेश्चन पहले तो बन रहे थे बट एग्जाम में नहीं बन पाए। हुआ? आप सोचे एक ऐसा एग्जाम देना है जिसमें आपको अपनी पीक परफॉर्मेंस की देनी है और सब कुछ आएगा। दिक्कत इस चीज से नहीं कि कितना टफ आएगा, दिक्कत इस चीज से इतना कुछ एक्युमुलेट करके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना। समझ रहे हो? इसीलिए इसमें रिवीजन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। मतलब मैं ऐसा कहूंगा कि अगर आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देना है तो सबसे प्राइमरी कंसर्न तो सबसे पहले नंबर पे तो यही आता है कि आपको चीजें बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई जाए और आप सही चीजें सॉल्व करें, कंटेंट अच्छा हो। बट उतना ही इंपॉर्टेंस इस चीज का है, वो अकेले काम नहीं करेगा। ये अगर आपको ये करने की स्ट्रेटजी नहीं पता है तो आप एग्जाम में 90% बच्चे ये कहते हैं सर हम क्लास में समझ तो जाते हैं, एग्जाम के दिन गड़बड़ हो जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बना पाते। ये सब जो प्रॉब्लम्स है ना वो आप रिलेट कर पा रहे होंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ होता होगा। तो इसलिए क्योंकि आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी उतनी अच्छी नहीं है। रिवीजन करते कैसे हैं ये भी एक अपना अलग ही फंडा है। तो अभी तक आपने रिवीजन को लेकर कैसे, आपका 11th में फुल टेस्ट हुआ है कब है? तो कैसे तैयारी चलती है? मतलब अभी तो एक मेन कंसर्न ये होगा ना कि बड़ा सिलेबस को अपने को रिवाइज करना, तो इसके लिए करते क्या? DYQ सॉल्व करते हैं। शॉर्ट नोट्स कितने लोग बनाते हैं? कितने लोग शॉर्ट नोट 3-4 पेजेस से ज्यादा चला जाता है? आप अगर ईमानदारी से शॉर्ट नोट्स बनाने बैठेंगे, कई बार आपको ऐसा नहीं लगता कि ये भी डाल लें, ये भी डाल लें, ये भी डाल लें, सब तो इम्पोर्टेंट ही लग रहा है। तो शॉर्ट नोट्स थोड़ा सा लॉन्ग ही नोट्स बन जाता है। तो शॉर्ट नोट्स बनाना एक बहुत अच्छी चीज है और बनाना चाहिए, तो कितना बड़ा सिलेबस हैंडल कैसे होगा। क्योंकि सोचो एग्जाम से पहले अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ और अगर मैं सारे कॉपी को उठा के रख दूं तो इधर बना के एक प्रॉपर ब्लॉग बना सकता हूँ। अब इतना देख के तो डर ही जाऊंगा कि इतना कुछ करना है मेरे को एक रात में कोई फंडा होता भी नहीं। इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना तो जरूरी है, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो थोड़ा कम कर दीजिए। इधर भी टेम्परेचर बढ़ा, उधर भी कर लीजिए। तो शॉर्ट नोट्स प्रॉपर
प्रॉपर्ली प्रिपेयर कैसे करते हैं, रिवीजन नोट्स कैसे प्रिपेयर करते हैं और रिवीजन कैसे करते हैं, इस पे हम विद टाइम क्लास के साथ धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा डिस्कशन है, क्लास का टाइम थोड़ा छोटा है, तो हर दिन हम 15-20 मिनट टाइप का इसका डिस्कशन करेंगे। बट ये ध्यान रखिएगा, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपका क्लास प्रॉपर्ली चलना है, क्योंकि अगर ये स्ट्रेटजी सही नहीं रहेगी तो आप डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा तो नहीं कर पाएंगे, पक्का है, समझ रहे हो? ठीक है, इसके बाद अभी तक 11th में आपको जिन जनरल प्रॉब्लम्स और क्या आई है कोई शेयर करेगा? कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं। मतलब ऐसा सोचते हैं कि टेस्ट शायद जब एक्सपेक्टेशंस की तरह नहीं जाता है, और बहुत बार ऐसा शायद होता है कि एक्सपेक्टेशन की तरह नहीं गया टेस्ट, डीमोटिवेशन भी ठीक ठाक आता है, कई बार ऐसा लगता है कि एफर्ट तो ठीक लगा रहे बट उसके प्रोपोर्शन में रिजल्ट वैसे नहीं आ रहे। ऐसा करें क्या कि क्लास के कराए हुए सारे क्वेश्चन पहले बार में बन जाए, 2-4 बच्चे बनाते हैं, हमसे नहीं बनता, एग्जाम के दिन क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, पहले तो बना रहे हैं, ये सब चीजें रिलेट कर पा रहे, ऐसा होता है, ये कॉमन जनता का प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन, सबके पीछे प्रॉपर रीजन है कि ऐसा क्यों होता है। सब कुछ एक क्लास में तो नहीं करेंगे, बट हाँ हर क्लास में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन ऐसे करते रहेंगे जिससे आपका बेसिक आइडिया क्लियर हो। अभी के लिए इस क्लास को लेके कुछ चीजें हम पॉइंट आउट करके रखते हैं। जैसे सबसे पहले क्योंकि हम अभी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला काम ऑब्वियसली मेरे ख्याल से आपको पहले भी ये बताया गया होगा कि क्लास का कंटेंट उसी दिन जाकर रिवाइज करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखो होता क्या है ना, ये बोलते तो हैं बट कई बार आप करना भूल जाते होंगे, या फिर आपको लगता है ठीक करी तो लेंगे, 2-4 पढ़ना ही तो है, कल कर लेंगे। ये रिवीजन वाला पार्ट हैबिट है, ये ध्यान रखना, ये एक दिन मन में किया तो कर लिया, अगले दिन इसको हैबिट बनाना पड़ेगा। हैबिट का मतलब समझते हो, जैसे होता है ना, जैसे मान लो कुछ लोग सुबह उठते फिर पानी पीते, पानी नहीं पीते तो अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को चाय पीने की आदत होती है, ये हैबिट है, मतलब ये आपने अपने डेली रूटीन में ऐसा फिक्स कर रखा है, ये किए बिना काम होगा ही नहीं आपका। जब तक आप इसको हैबिट नहीं बनाएंगे तब तक ये स्मूथली नहीं होगा। तो हैबिट बना लीजिए कि आप जब भी घर पहुंचते हैं, रूम में पहुंचते हैं, जहाँ भी जाते हैं, वहां पे जाने के बाद आधा घंटा टाइम मेरे को निकालना ही निकालना, उससे पहले सोऊंगा नहीं। ये हैबिट नहीं बनाओगे तब स्मूथली नहीं होगा, पहला काम ये। दूसरा काम ये कि आपको वर्कबुक अभी मिला क्या? वर्कबुक जब आपको मिलेगा, देखो जैसे जैसे चैप्टर आगे चलेगा मैं सारे क्वेश्चंस आपको मार्क कराते चलूंगा, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, प्रॉपरली आपको सिस्टमेटिकली हर क्लास के बाद क्वेश्चन करने के लिए रहेगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन टाइमली करके आते हैं तो आपको इतना बेनिफिट होगा जितना आप सोच नहीं सकते। मतलब आपको कभी लगता होगा ना कि कोई एक बच्चा इतना अच्छा कैसे कर गया, मैं तो उतना ही इंटेलिजेंट, उससे बेटर भी इंटेलिजेंट, ऐसा लगता है मुझे, बट वो ज्यादा नंबर कैसे ले आया। देखो ये जो जर्नी है ना, जेई वाली जर्नी, ये लंबी है, लंबी है ना, तो 1.5 से पौने 2 साल टाइप का फंडा है, 2 साल नहीं मतलब तो जनवरी को मान के चलते हैं, ठीक है। और इस जर्नी में पूरी तरह से फोकस्ड होकर चलने में एफर्ट तो लगता है और फुल टाइम मोटिवेटेड रहना पड़ता है। और जो लंबी जर्नी होती है ना, जैसे मान लो होता गया, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल होता था, आईटी में हमें जब एग्जाम होता था तो हम 2-3 रात पहले पढ़ के निपटा देते, हो जाता है। लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि जेई से पहले 2-3 रात पढ़ के पूरा जेई का एग्जाम दे, तो नहीं होगा, नहीं पॉसिबल। कुछ चीजें होती हैं जो 1-2 दिन में फुल एफर्ट लगा के मेहनत कर लो, अच्छा हो जाएगा। मान लो आपको कोई बोला कि एक रूम बना दो, ठीक है, बेचारा 2-3 दिन रात भर सोया नहीं और बना दिया, बना देगा, हम बोलेगा बुर्ज खलीफा बना दे 2 दिन में, नहीं बनेगा, जितना भी एफर्ट लगा। जो थोड़ा लंबा फेज चलता है उसके लिए कंसिस्टेंट डिसिप्लिन की जरूरत है, और ये डिसिप्लिन आपको डालना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सक्सेसफुल नहीं होगा, ध्यान रखिए, ठीक है। चलो चैप्टर पे थोड़ा सा बात करते हैं और बाकी बातें धीरे धीरे करते रहेंगे। अच्छा एक बात बताओ, एनसीईआरटी के बारे में क्या राय है आप, कैसा लगता है ये किताब आपको? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए सही है? सुन पा रहे हो? एनसीईआरटी को लेकर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं क्लियर कट इंस्ट्रक्शन एनसीईआरटी को लेकर दे देता हूँ।
देखिए एनसीईआरटी को पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या है? जैसे आपने कहा कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए अच्छा है, टू सम एक्सटेंट फाइन चलेगा, स्पेसिफिकली ब्लॉक्स के चैप्टर और कुछ फैक्चुअल चैप्टर्स, बाकी के लिए तो नहीं कहूँगा। आपको करने का चाहिए, जैसे मान लो कोई चैप्टर आपने पढ़ा, तो चैप्टर पूरा पढ़ लीजिए, वर्कबुक बना लीजिए, जो भी आपको बोला गया वो बना लीजिए। बनाने के बाद फिर आप जाके सब हो जाए, और हो गया है तो कोशिश करना शॉर्ट नोट्स ही बना ले। वो सब करने के बाद जाके फिर किसी दिन सोचना कि मेरे को 1 घंटा 1.5 घंटा निकालना है एनसीईआरटी के। फिर आपको लगेगा ओ ठीक है, इतना हल्का, यही 50 सा किताब है। ये फीलिंग एनसीईआरटी से आनी जरूरी है। आइए जरूर आई है, कुछ चैप्टर ढंग से पढ़ा होगा तो आप आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रही है तो शायद चैप्टर आपने वैसे नहीं पढ़ा जैसा पढ़ना चाहिए। तो आप ऐसा करके देखना, जैसे मान लो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, डिस्कशन वगैरह खत्म हो जाएंगे, बीच बीच में कुछ चीजें कहूंगा मैं एनसीईआरटी से पढ़ने के लिए, बट ज्यादातर नहीं। उसके बाद जाकर एनसीईआरटी पढ़ना, देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी एक्चुअल में बहुत आसान है। देखो एनसीईआरटी अच्छी किताब है, बुरी किताब है, इस पे कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। एनसीईआरटी डेंजरस किताब है। क्यों डेंजरस किताब है? कुछ चीजें गलत दी हुई है, जेईई में वही गलत चीज आएगी, वही गलत मार्क करोगे तो सही होगा। एनसीईआरटी जमाने से सही करेक्ट नहीं, अभी तो मॉडिफाई भी उसने कुछ चैप्टर हटा दिए, बट फिर भी एनसीईआरटी का कवर पेज जैसा दिखता है ना, वो वैसे ही जैसे मैंने पढ़ा था वही सेम टू सेम। उसमें तो बहुत सारे राइटर्स होते हैं ना, आप फ्रंट पेज आगे देखेंगे, कुछ आईटी के प्रोफेसर कोई सब मिलजुल के लिखते हैं, तो उसके अंदर ऐसा नहीं, बहुत हद तक इरेलेवेंस होता है, लेकिन कुछ गलतियां। और जो लोग ऐसा कहेंगे आपको कि एनसीईआरटी एनफ है, तो एनसीईआरटी एनफ तो नहीं है। स्पेशली क्या है, जो ब्लॉक्स के चैप्टर है, 11th में हमने पढ़ा था ब्लॉक्स भी है, आपने देखा तो होगा, चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, बी ब्लॉक का आधा पार्ट 11th में है, आधा पार्ट 12th में। वैसे अब सीबीएसई ने तो हटा दिया, देखते हैं आगे क्या होगा। फिर डीएनए ब्लॉक एक चैप्टर है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, ये कुछ थोड़े से फैक्चुअल चैप्टर्स है, पूरी तरह से लॉजिकल है, बट कुछ फैक्चुअल चैप्टर्स हैं, और इन चैप्टर्स के लिए कोशिश ये की जा रही है कि एनसीईआरटी स्पेसिफिक है, बट फिर भी एनसीईआरटी की बाउंड्री जेईई में क्रॉस करे। जेईई में एक बड़ा मजेदार सा एग्जाम, जेईई में उसने कोशिश खूब की यूनिवर्सिटी को टफ बनाया, बन ही नहीं पाया उससे। उसने क्या किया, उल्टा पुल्टा क्वेश्चन डालना चलो, कुछ भी रहा। इसलिए अगर आप देखेंगे केमिस्ट्री में 100 स्कोर करना टफ है, फिजिक्स और मैथ्स में स्कोर करना आसान है। केमिस्ट्री में 90 स्कोर करना आसान है। इसका मतलब क्या हुआ, 1-2 क्वेश्चन ऐसे कचरा डाल देता है जिसका कोई लॉजिकल या फिर इंटेलिजेंस से कोई लेना, बहुत ही फैक्चुअल होता है, 2 डाल देता है। इसलिए थोड़ा सा जेईई मेंस टर्म में गड़बड़ा देता है, बट जे एडवांस उतना ही बढ़िया है। सब एकदम मजेदार चीज, बहुत मजा आता है करने में। बंद करा दीजिए, ठंड लग रही है, उसने क्या कर गया? कुछ नहीं कर, स्विच है क्या उसमें? नहीं स्विच है वहाँ उसको नीचे कर दे भाई, उठ जा तू, थोड़ा कर दे तो भाई, तू वो स्विच नहीं दिख। अरे उससे नहीं ब्रो, उससे उसको नीचे कर। क्या कर और जगह है क्या? रेडमी का फोन है क्या? क्या चाहते हैं? ठंडा किसको किसको लग रहा है? लोग मजा आता है, ज्यादा बहुत दिक्कत हो रही। हाँ हो रही तो कैसे बुलाते हो? ब्रेन फ्रीज हो रहा था। और चलो काम पे आते हैं, समय बहुत कम है भाई, ठीक है। पीवाईक्यू की बुक कितने लोगों के पास है? आपको वर्कबुक और पीवाईक्यू दोनों पूरा बनाना है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे इसको सिस्टमेटिकली डिस्कस करें, वैसे टाइम की थोड़ी सी कमी रहेगी, बट स्टिल आप बनाएंगे, जितना सिस्टमेटिकली आप बनाएंगे। क्लास के पहले थोड़ा टाइम रहता है आपके पास, मैं आपको अवेलेबल मिल जाऊंगा, जिस दिन क्लास होगा उस दिन आधा घंटा पहले आ जाना, मिल जाऊंगा। तो बहुत सारी चीजें हो सकता है क्लास में डिस्कशन ना होगा समय कमी के कारण, बट बाहर डेफिनेटली डिस्कस, ठीक है। चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम है लिक्विड सॉल्यूशन।
देखो जब भी कोई चैप्टर में स्टार्ट करूंगा उस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है वो कंटेंट प्रॉपरली ब्रीफ टर्म में मैं यहाँ पे लिखूंगा और उसी फ्लो में चैप्टर चलेगा। ठीक है, क्लास का एक रूल भी ध्यान रखिएगा, जब हम काम की बातें कर रहे हैं मेरे को मजबूर मत करना इस चीज के लिए कि आपको क्लास के बारे में अच्छा नहीं लगेगा। तो अब आप बोर्ड के बच्चे तो है नहीं, यही के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, थोड़ा सिंसेरिटी भी एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं आप। ठीक है, चलिए क्या क्या पढ़ेंगे इसमें देखिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन एंड टाइप ऑफ। आपको लिखना है टाइप, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब चैप्टर आप रिवाइज करेंगे ये पूरा का पूरा वाइपर जितना आपके दिमाग में रहेगा। तो चैप्टर इस फ्लो में गया था, ये सारी चीजें पढ़नी थी। कॉन्सेंट्रेशन टर्म, solubility cases and Henry's law। दिख रहा है पीछे? दिख रहा है? Concept of vapor pressure and rod colligative properties and Van Hoff factor। तो स्मॉल आई से दिखाते हैं, जैसे आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा रिप्रेजेंट करते हैं कुछ उस टाइप। आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, काफी डीपली पढ़ना है आपको, तो है बहुत मजेदार चीज। इसमें ये जो टर्म है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ये आपने क्लास 11th में आइसोमेट्री 1 नाम का एक चैप्टर होगा उसमें पढ़ा होगा। ये दोनों जो पार्ट है ये आईटी का बहुत फेवरेट है, खूब क्वेश्चन पूछते हैं। मतलब सॉल्यूशन से अगर क्वेश्चन आए बहुत ज्यादा चांसेस हैं, एडवांस की बात करो कि ये क्वेश्चन इनसे आए हैं। बट इससे ये कुछ लेना देना नहीं है कि ये चैप्टर इसमें ये इसको बहुत अच्छे से पढ़े या पढ़ना तो सबको ही हमें अच्छे से, जो क्वेश्चन थोड़े ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ये वाला पार्ट आजकल जेई मेन को बड़ा अच्छा लग रहा है, तो जेई मेन ने इस पे थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछे। ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, एक मिड रेंज का चैप्टर है, छोटा भी नहीं। हो गया? तो थोड़ा लिखने का काम जल्दी करेंगे, समझने पे ज्यादा फोकस करेंगे। एक बात और, हम सब प्रॉपर्ली नोट्स बनाते हैं ना, तो क्लास नोट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए अगर आप कहीं इधर उधर लिखते हैं या फिर प्रॉपर्ली नहीं बनाते, सिस्टमेटिकली नहीं बनाते, तो आपका काम लास्ट में बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सिस्टमेटिकली सभी लोग प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। क्लास मिस मत करना, क्योंकि एक क्लास में अच्छा खासा कंटेंट डिस्कस हो जाएगा। आज तो पहली क्लास है तो थोड़ा इंट्रोडक्टरी टर्म में भी टाइम दिया है,
आप एक क्लास मिस कर देंगे तो ठीक ठाक कंटेंट चला जाएगा। इसलिए अब तो ऐसा सिचुएशन है कि आप कोई भी क्लास मिस मत करिए, बिल्कुल पूरा एफर्ट लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने आप मजा आना स्टार्ट होगा जब आपके क्वेश्चन प्रॉपरली बनने लगेंगे, पीवाईक्यू बहुत अच्छे से बनेगा, आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा। देखो एक बात हमेशा समझना, जेईई एडवांस स्पेसिफिकली मेंस में भी कुछ क्वेश्चन ठीक पूछता है। अगर हम बात करें तो मोर और लेस आपको उस समय नए क्वेश्चन डील करने हैं। कभी भी अपना अप्रोच ऐसे मत रखना कि ये वाला एग्जाम में आया, बहुत बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर इस टाइप का क्वेश्चन आया ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जैसा मैंने प्रैक्टिस किया, ऐसा आएगा भी नहीं। फाइनल एग्जाम में जो आप एडवांस देने वाले हैं उसमें देखे दिखाए क्वेश्चन थोड़ी आएंगे। 95% केसेस में देखे दिखाए क्वेश्चन नहीं आएंगे, 5-10% मिल जाएगा। तो आपकी हैबिट ये होनी चाहिए कि आप नए क्वेश्चन के साथ एंजॉय कर सकें। नया क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो आप कॉन्फिडेंटली उस पर लग सकें। कैसे होगा ये? जब आपको पता होगा अच्छा इस टॉपिक का क्वेश्चन, इस टॉपिक के बहुत क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किए, इसके सारे कॉन्सेप्ट मुझे पता है, तो डेफिनेटली मैं नया क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। समझ रहे बात? ये अप्रोच जरूर रखना, नहीं तो ये दिक्कत होती ही रहेगी कि अभी तो कर लेते हैं सर, एग्जाम में नहीं होता, गलत हो जाता है, ये वो, ये सब चक्कर इसी से है। क्योंकि बच्चा नया क्वेश्चन देख के डरता है। अब इसके लिए कर क्या सकते हैं? एक छोटी सी जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे मान लो आप डीटीएस वगैरह बना रहे हैं या फिर पीवाईक्यू बना रहे हैं, आप एक हैबिट बना लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 से 10 या 15 का सेट ले लो, 20 का सेट ले लो, 25 का ले लो, जेईई में उतना आता है अगर मान लो, वो सारे क्वेश्चन एक साथ आप बनाएंगे, फिर आंसर चेक करेंगे। ज्यादातर बच्चों क्या होता है, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, अच्छा ठीक है, अच्छा मैं सोच पर सीखा, हाँ सही है, बढ़िया हुआ है सर। अब इसमें क्या हुआ कि आपको तो लगा कि यहाँ थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन मोर और लेस मेरे को ये चीज आती तो है, बट अब फर्स्ट अटेम्प्ट में सही तो नहीं सोच पाए। एग्जाम थोड़ी आपको मौका देगा कि हाँ भाई देख ले आंसर सही सोच रहा है कि नहीं, उसमें तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल सही काम करना है, यही है ना। ये हैबिट बनानी पड़ेगी, नहीं तो ये दिक्कत कभी दूर नहीं होगी आपको कि अभी तो कर लेते सर, एग्जाम में गलत हुआ। ये हैबिट स्टार्ट कर दो। अगर 10 क्वेश्चन मिलता है ना तो 10 क्वेश्चन एक साथ बनाएंगे, आंसर उसके बाद जाके चेक करेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा, फटाफट जल्दी आप करना स्टार्ट करेंगे, 1 महीने के अंदर डिफरेंस दिखेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। ऐसा नाम क्यों दिया गया, सिर्फ सॉल्यूशन लिख देता। क्लास 11 में चैप्टर पढ़ा होगा आपने, स्टेट्स ऑफ मैटर, पर्टिकुलरली गैस स्टेट। अगर मैं मैटर के स्टेट की बात करूं, एनसीईआरटी में चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर के नाम देखा है आपने। मैटर का स्टेट ब्रॉडली सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 होने चाहिए। इसमें हमें वहां पढ़ाया गया गैस, सॉलिड और लिक्विड, ये दोनों ही चैप्टर हैं क्लास 11 12 के पहले 2 चैप्टर। अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में सबसे पहले लिखा सॉलिड स्टेट और दूसरा चैप्टर है लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें हम लिक्विड स्टेट के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक, लिक्विड की कहानी तो ऐसी हुई, बट ये जो टर्म है सॉल्यूशन, अगर आपसे कोई पूछे कि सॉल्यूशन क्या, ये समझाओ, क्या समझाओ, बोलो। माइक का वॉल्यूम थोड़ा कम है। मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, होमोजेनियस मिक्सचर, एक इंपॉर्टेंट टर्म। चलो एक एक करके बात करें। सॉल्यूशन को लेके अभी तक जो पिक्चराइजेशन रहा है, जैसे मान लो क्लास 9 10 तक जो भी बात रही है, जब भी सॉल्यूशन दिमाग में आता है तो बहुत हद तक आपके दिमाग में लिक्विड सी चीज आती है, जो मिला जुला एक लिक्विड सॉल्यूशन। तो सच तो ये नहीं, जैसे अगर मान लो एयर की बात करें, एयर भी एक तरह का गैसियस मिक्सचर है, होमोजेनियस भी है। इसका मतलब सॉल्यूशन तो किसी भी फेज में हो सकता है। सॉलिड इन सॉलिड का कोई एग्जांपल बताओ, सारे एलॉयज हो जाएंगे इसके एग्जांपल है कि नहीं? अब ये बताओ, मान लो 2 बातें आपने कही थी, एक तो होमोजेनियस, सही बात है, होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए। होमोजेनियस हेटेरोजेनियस समझते ना? मान लो इसको 1 गिलास पानी, इसको 1 गिलास पानी, इसके पानी में चीनी मिला दिया, बोला पी जाओ, पी गई, मजा आया। इसके पानी में सैंड मिला दिया, पत्थर मिला दिया, बोले पियो, शुरू में पिया, लास्ट में बहुत ज्यादा मजा आया, आएगा? अंदर समझ गए ना होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। तो होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस तो हमें पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सॉल्यूशन में कह रहे हैं कि सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होना चाहिए, तो हेटेरोजेनियस वाला फैक्टर पहले तो चला गया। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। फिर कुछ टर्म्स का इस्तेमाल होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ये क्या होता है?
कौन सा सॉल्यूट कौन सा सॉल्यूट? जो एक्सेस में है वो तो कैसे डिसाइड करेंगे एक्सेस? लार्ज अमाउंट में लेंगे तो उस सर लास्ट में जो दिखे कि किस मतलब किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में फाइनली। ओके, कुछ एग्जांपल समझा सकते हैं? सर जैसे कि लिक्विड लिए, एक लिक्विड लिया और एक सर सॉलिड लिए। ठीक है, अगर सर मान लीजिए सॉलिड का सर क्वांटिटी भी ज्यादा है, ठीक है, लेकिन सर लास्ट में अगर लिक्विड बन गया तो सर लिक्विड सॉल्वेंट है। ठीक है। मतलब तुम यही कहना चाह रहे हो फाइनल फेज जो सॉल्यूशन का होगा सॉल्वेंट का फेज वही, यही कहना चाह रहे हो? ठीक है, एक बात ये आई कि सॉल्वेंट का जो फेज है सॉल्यूशन का भी फाइनल फेज वही होगा। ये देखो, ये बात बिल्कुल सही है। इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में हमें एक बात का ध्यान और रखना, अभी कुछ लिखना मत, मैं एक चीज पहले दिखाऊं आपको। मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, CO2 और H2O को मिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मिला के एक सोल्यूशन बना, ठीक है, समझो अभी लिखेंगे बाद। H2 और H2O को मिक्स करके एक सोल्यूशन बना, ठीक है। मान लो ये है 88 ग्राम, ये है 100 ग्राम, इधर भी वही है, ठीक। अभी मुझे ये नहीं पता है कि फाइनल सॉल्यूशन का फेज क्या होगा, ठीक है। जैसा इसके बारे में यूजुअली पता रहता है, CO2 और पानी का मिक्सचर देखा होगा कार्बोनेटेड वाटर करके। यस सर। जितने भी एरिएटेड ड्रिंक्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वो सारे वही था। जैसे जब पीते तो क्या हुआ, CO2 जो ट्रैप था वो अंदर से सारे पाइप से निकल रहा है। यस। इसके बारे में पता है, इसके बारे में चलो अभी छोड़ दें, बट अभी मान लेते कुछ नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि इसका इतना ग्राम, इसका इतना ग्राम, ये बस दिया हुआ, ठीक। कौन सा सॉल्यूट कौन सा सॉल्यूट, सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन। H2O सॉल्वेंट, नीचे भी ऐसा कैसे करिए, और मतलब मोल कंपेयर करना क्यों जरूरी, वेट कंपेयर कोई कर रहा है तो गलत क्या है? जो तुम कह रहे हो मोल के हिसाब से ठीक है, वाटर ही होगा, ठीक है। हाँ, स्पेसिफाइड अमाउंट तो वेट भी है, जो तुम कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, बट फॉर और लॉजिकल आंसर इसका क्या कहना है, जैसे उसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ। देखो बात बड़ी सीधी सी है कि अगर यहाँ पे देखूं तो H2O ज्यादा अमाउंट में है ऐसा दिख रहा है, बट इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है कहना। अगर मैं मोल निकाल लेता, इसका मोलर मास कितना होता है 44, कितना आया 2 मोल, इसका 100/18 5.55 समथिंग, इधर अगर मैं मोल निकालूं 88/2 है ना, 44 मोल, इधर मोल तो अभी भी 5.55। आप एक चीज देख रहे हैं, मोल के टर्म में इस बार ये ज्यादा था और इसमें ये ज्यादा, लेकिन वेट के टर्म में कहानी कुछ और है। तो दिक्कत क्या है कि बहुत जगह ऐसा लिखा मिलेगा जो एक्सेस अमाउंट में है, जो ज्यादा अमाउंट में है, वो क्या है सॉल्वेंट है, बट अमाउंट एक तरीके से थोड़ी निकालते, कोई अमाउंट वेट में बोल दे, कोई मोल में बोल दे, वॉल्यूम में बोल दे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में बोल दे, अमाउंट तो अलग अलग तरीके से निकालते हैं, अलग अलग तरीके का अमाउंट होता है। यही तो रीजन है कि कॉन्सेंट्रेशन के अलग अलग तरीके के होते हैं और आप अलग से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पर होता है सर। तो अब क्या करें, तो देखो जब आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते थे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो SI यूनिट है वो कौन, ऐसा ही है ना, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट है, सबसे मोस्ट रेफरेंस यूनिट है मोल, और एक ऐसा यूनिट है जिससे सब कुछ रिलेट हो सकता है। मोल से वेट भी निकाल देते हो, गैस रहे तो पार्टिकल वॉल्यूम भी निकाल दोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल तो निकाल ही देते हो। मतलब मोल एक ऐसा यूनिवर्सल यूनिट टाइप का है जिससे सारे अमाउंट कनेक्ट किए जाते हैं। यही कारण है कि अमाउंट को मोल के टर्म में रिप्रेजेंट करना ज्यादा क्वांटिटेटिवली सही रहेगा। अमाउंट सभी रिप्रेजेंट करते हैं, बट मोल एक यूनिक सा अमाउंट रिप्रेजेंटिंग टर्म। समझ में आ रहा है बात? अब यहाँ पे एक बात तो हो गई कि ठीक है सर, जो ज्यादा अमाउंट में है और उधर अमाउंट जो है मोल के टर्म में सोचें, मोल के टर्म में अगर सोचेंगे तो यहाँ पर ये सॉल्वेंट हो जाएगा, तो फिर उस हिसाब से यहाँ पे ये सॉल्वेंट। फिर उस बात का क्या हुआ जो वो कह रहा था,
सर जो फाइनल फेज है सॉल्यूशन का वो तो सॉल्वेंट के फेज में होना चाहिए। वो जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, बट अब क्या है मैं आपको क्लियर पॉइंट समझाता हूँ। देखो जेई में जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े क्वांटिटेटिव होंगे, मतलब थोड़े मैथमेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे, और मैथमेटिकल क्वेश्चन में फेज देख तो नहीं सकते, फेज तो मिलेगा तभी तो देखेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन होगा तभी ना। मैं आपको बोल दूं एक लिक्विड है ए, बताओ फेज क्या है, कैसे बताएंगे? इतना ग्राम है, बताओ फेज क्या है, ठीक है नहीं बता सकते। लेकिन अगर मैं बोलूं एक लिक्विड है ए, उसका मोल बताओ, उसका मोलर मास इतना है, बता दोगे? तो इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में हम थोड़ा क्वांटिटेटिव टर्म में चीजें ज्यादा यूज करें, और ऐसा मैं कह इसलिए भी रहा हूँ क्योंकि पीवाई आप जब करेंगे मैं दिखा दूंगा आपको क्वेश्चन में। आईटी ने 2008 में एग्जैक्टली ये याद नहीं मुझे, एक पैसेज पूछा था पूरा सॉल्यूशन चैप्टर पे, और उसमें इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड सॉल्वेंट और सॉल्यूट बदल जाते हैं अलग अलग क्वेश्चन। तो हम दो चीजें याद रखेंगे सबसे पहले कि कौन सॉल्वेंट कौन सॉल्यूट। तो भाई जो ज्यादा अमाउंट में है इन टर्म्स ऑफ मोल वो सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में है वो सॉल्यूट। एक और बात, सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक ही होते हैं क्या? मतलब 4-5 चीजें भी तो मिक्स कर सकता हूँ, तो उधर कैसे डिसाइड करें सॉल्वेंट और सॉल्यूट? सॉल्वेंट एक ही हो सकता है। उनमें तो जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा हो वो सॉल्वेंट है, अभी भी इन टर्म्स ऑफ मोल ही बात करें, और बाकियों को सबको सॉल्यूट कह दे। देखो यूजुअली कहानी तो ऐसी होनी चाहिए कि सॉल्वेंट एक बेस फेज हो जिसमें सारी चीजें मिलाई जाती है। जनरल अप्रोच यही होगा कि एक सॉल्वेंट होगा और मल्टीपल क्या होंगे सॉल्यूट, ये हो सकता है। बट अच्छी बात ये है कि आपको इस चैप्टर में बाइनरी सॉल्यूशंस पढ़ने हैं। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब दो कंपोनेंट, एक अब उसमें एक सॉल्यूट एक सॉल्यूट कहानी खत्म। लेकिन अगर मल्टीपल भी आ जाता तो हम ये चेक कर लेते हैं जिसका मोल फ्रैक्शन या मोल सबसे ज्यादा हो उसको सॉल्वेंट कहते हैं। बट इसमें एक बात और आती है कि सर अगर दोनों बराबर हो जाए तब क्या, तब फिर हमें उस फैक्टर पे आना ही पड़ेगा जो हम फेज वाली बात कर रहे हैं, हम डिसाइड कर ही नहीं सकते। फिर हमें देखना ही होगा किसका फेज ज्यादा है, मतलब किसका फेज सॉल्वेंट के फेज से मैच करता है। ठीक है, फंडा समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखते हैं। लिखो पहले सॉल्यूशन के बारे में लिखो। solution is homogeneous mixture of two or more components in order to generate a common phase, in order to generate a final common phase, in order to generate a final common phase. अगला पॉइंट वाइज लिख रहे हैं यहाँ पे। The component which is maximum in terms of मोल, ब्रैकेट में मोल फ्रैक्शन लिख देना, इसका मोल ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा। मोल विदिन ब्रैकेट मोल फ्रैक्शन will be termed as solvent, and all other component will be considered as solute, ठीक। अगला पॉइंट, the final phase of solution will be same as the phase of solvent,
will be same as the phase of solvent. ये तीनों पॉइंट क्लियर है? कोई दिक्कत? हमें बाइनरी सॉल्यूशन के साथ डील करना है, तो उसमें कहानी बड़ी सिंपल होगी, एक सॉल्यूट एक सॉल्यूट, ठीक है? सॉल्यूशन आगे भी हो सकते 3-4 मिला के, बट हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है। अब जरा एक बात समझते, हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। अब जैसे हमने बात की कि सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि लिक्विड होगा, सॉल्यूशन तो सॉलिड लिक्विड गैस सब हो सकता है। तो एक बात बताओ, सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं कि एक्चुअली सॉल्यूट रहेगा और सॉल्वेंट रहेगा, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो मैं मल्टीपल केसेस के बारे में सोचूंगा। अब जरा देखो सॉल्यूट के ऑप्शंस क्या हैं, या तो ये होगा सॉलिड या लिक्विड, या इधर भी क्या हो सकता है, सॉलिड लिक्विड, ऐसे हो सकता है। अब इनको मिला मिला के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, पीएनसी तो पढ़ा होगा आपने, कितने पॉसिबिलिटीज बनेंगे? पीएनसी पढ़ाओगे 3 वेरिएबल्स, 3 into 3 9। अरे ऐसे सोचो, सॉलिड का सॉलिड लिक्विड गैस, 3 इससे निकल के आएंगे, 3 इससे निकल के, थोड़ा सोच ही सकते 9 कैसे लग रहे? अभी मॉड्यूल तो मिला नहीं आपको, किसी के पास एनसीईआरटी वाली पुस्तक है? कोई इज्जत नहीं दे रहा, कोई नहीं लाया? ठीक है, देखो घर जाना, एनसीईआरटी में चैप्टर खोलना, ठीक है? आई गेस सेकंड पेज में ही एक टेबल बना हुआ दिखेगा, और उस टेबल के अंदर ये जो 9 केसेस हैं वो 9 केसेस मेंशन करके उनके कुछ एग्जांपल दिए गए, ठीक है? क्या वो याद रखने के नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ वो एग्जांपल एक बार देख लेना कि आपको ये फील आ जाए कि हाँ ये सारे एग्जांपल हैं। तो जैसे सोचते हैं, मान लो सॉलिड इन सॉलिड का सोचते हैं, सारे लॉयर्स इसके एग्जांपल हो जाएंगे, बोलो। लिक्विड इन लिक्विड का तो खूब सारे एग्जांपल भरे, कुछ भी रैंडम मिला दो। गैस इन लिक्विड, CO2 इन वाटर, खूब सारे केस सोचेंगे आप, सब मिल जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ उसको एक बार देख लेना, बस वो इंफॉर्मेटिव फैक्टर है। अब क्या है, ये जो 9 केस बनेंगे, इन 9 केस में से इस चैप्टर का नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। जरा सोचो, लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूशन का फेज कैसा है? ये कब होगा? जब सॉल्वेंट लिक्विड हो। इसका मतलब ये हुआ, इधर तो फिक्स हो गया, ये फिर से पीएनसी, ये दोनों गया, अब क्या बचा? 3 into 1। इफ सॉल्वेंट इज फिक्स्ड, और वो फिक्स्ड कौन है? लिक्विड। तब पॉसिबिलिटी हो जाएगी 1 into 3, 3 केसेस। और जो 3 केसेस बनेंगे, ये 3 केसेस बनेंगे, बताओ। सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, और आप देखेंगे इस चैप्टर में हम इन 3 ही केसेस को बहुत डिटेल में अलग अलग सिचुएशंस में डिस्कस करेंगे। और अभी हमने जो चैप्टर में कुछ कंटेंट लिखा, सॉलिड इन लिक्विड को आप देखेंगे कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो इस केसेस के करस्पॉन्डिंग होंगे। उसके बाद अपने पास लिक्विड इन लिक्विड है, अपने पास गैस इन लिक्विड है। रॉल्स लॉ करके लिखा, हेनरी लॉ भी लिखा था। ये देखो, जब इस तरह से बाइफरकेटेड फॉर्म में दिमाग में रहता है, कई बार बच्चे चैप्टर को प्रॉपर्ली रिलेट नहीं कर पाते। इसलिए मैं शुरू से ही सारे लिंकेज को बना के दिखाते रहूंगा कि आपको चैप्टर एक सेंस में रिलेट करना बहुत आसान है। क्या कुछ याद रहेगा? अच्छा, रॉल्स लॉ एक्चुअली किसके लिए भाई? लिक्विड इन लिक्विड वाले केस में लगता है वो। गैस इन लिक्विड में हेनरी लॉ, और जब पढ़ेंगे इसको तो और अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा। देखिए,
ये क्लास 8 बजे ओवर होती है। आप में से कितने लोग हैं जो कहीं बाहर से आगे पटना में रह रहे, मतलब जस्ट फॉर कोचिंग पर्पस? एक बार अच्छे से आप करें, देखना कोई ऐसा जो दूसरे स्टेट है? आप क्या? कॉलेज में जाओगे तो कहानी बिल्कुल उल्टी होती है। यस सर। ये कौन है जो कॉलेज का एक्सपीरियंस है? दिखा जल्दी जल्दी जल्दी। हमारे टाइम में आईटी पार्टी में हमारे बैच में टोटल 550 लोग लगे। इस तरह से लेक्चर हॉल में बैठे हुए थे, प्रोफेसर ने पूछा कितने लोग हैं नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन? 2 लोगों ने। सर आप आईटी गुवाहाटी से? मैं भैया भी उसी में। बोल कौन रहा है मुझे दिखता नहीं। हाँ 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 बोल। मैं भैया भी उसी में। ये तो तुम चल करते हो मजा पे। कॉन्सेंट्रेशन वैसे मतलब अच्छी बात है, कॉन्सेंट्रेशन होगा तो ठीक है। बट इसको लेकर क्या फीलिंग आती है? बुरा तो नहीं? किस बैच में भैया? ओ ऐसा तो कुछ नहीं पता पर लास्ट ईयर है। तो ये तो कहानी हो गई टाइप ऑफ सोल्यूशन वाली की, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या इसके बारे में बात करेंगे। चलिए अब आते हैं अगले पार्ट पे, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन टॉपिक। क्योंकि ये वाला पार्ट आपने पढ़ रखा है पहले, पढ़ा है ना? थोड़ा सा जल्दी जस्ट ब्रश अप करके निकलेंगे आगे। और आपका जब वर्कबुक मिलेगा, उस वर्कबुक में जो DTS 1 है, लेवल 1, वो इसी पे बेस्ड है। 3 क्वेश्चन को छोड़कर मैं चैप्टर अभी क्लास एंड होते टाइम बता दूंगा। अगर वो मिल गया नेक्स्ट क्लास से पहले, वो 3 क्वेश्चन छोड़ के बाकी बना लेंगे, ठीक है? हाँ, DTS में कॉन्सेंट्रेशन अगर आपसे कोई पूछे क्या है, क्या बोलो? बस ऐसे ही समझाना है किसी को, कॉन्सेंट्रेशन कुछ होता है, क्या होता है, किसके लिए होता है? चलो पहले इस पे आप, जैसे अगर मेरे को मन कर रहा हो तुमसे पूछो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन कितना है? किसी के भी रिस्पेक्ट में होता है। सर जब सॉल्यूट का वैल्यू ज्यादा हो जाए सॉल्वेंट, सॉल्यूट का वैल्यू ज्यादा होता है सॉल्वेंट से, तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड उसको मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, ऐसा ये कहना सर? कॉन्सेंट्रेशन तो एक जनरल टर्म है, फिर तो कुछ डाइल्यूट भी सॉल्यूशन होता है। ये समथिंग समथिंग है। चलो ठीक है, और भी कुछ कहना चाहते हैं? पर लीटर
ऑफ व्हाट? चलो पहले ऐसे समझते हैं। जैसे अगर मान लो मैं, अभी तक हमने कहाँ सुना है कॉन्सेंट्रेशन वाली बात, ये समझ गए या आप तो 11th में पढ़ चुके हैं, और पहले चलते हैं। स्कूल वगैरह में जब आप थे तो ऐसे बोलते थे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, डाइल्यूट एसिड, ये सब तो बहुत पहले से आ रहा होगा। लैब गए हो, केमिस्ट्री लैब, तो उधर जितने भी एसिड्स रखे होते हैं सब डाइल्यूट एसिड, मतलब ये गवर्नमेंट का रूल है, कोई भी स्कूल कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ओपन में नहीं रख सकता। तुम्हारा स्कूल रख रहा है तो सारे डाइल्यूट सोल्यूशन है, और आपको लिक्विड क्रिस्टल क्लियर लिक्विड सा दिखता होगा, है ना? कोशिश की तुमने हाथ पे डरा के रखा जानबूझ कैसे बनाया, उनको पता है कि तुम लोग को विश्वास नहीं है कुछ करना। तो डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड जरा सोचते हैं, मतलब अगर HCl है वो लिक्विड, HCl एक्चुअली कैसा दिखता है, मतलब कैसा दिखता है? आपको अभी तक जैसा अगर हम लैब में गए होंगे पानी जैसा कुछ लिक्विड सा ऐसा दिखा होगा, बट वो एक्चुअली HCl बहुत कम उसमें मेजरली पानी है। वो फेज ऐसा इसलिए आया क्योंकि उसका सॉल्वेंट पानी है। HCl आपको व्हाइट कलर का पाउडर्ड और थोड़ा टेम्परेचर का तो गैसियस फॉर्म में भी करता है। तो अगर सॉलिड फॉर्म में HCl लेकर रगड़ लोगे तो पानी डालो, अब मजा जैसे आयनिक पर है ना आपने, आपको पता है जितने भी पीएच कैलकुलेशन है उसके लिए बेस सॉल्वेंट पानी है। पानी में नहीं डालोगे तो आयनाइज थोड़ी करेगा, और एक्सप्रेस नहीं निकला फिर एसिड क्या है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? ये सारी कहानी किस डायरेक्शन में जा रही है कि जब हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करके रखेंगे तब ही बात होती है कि कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूटेड। समझो, अगर सॉल्यूशन नहीं बना के रखा हो अकेले, जैसे अगर सिर्फ HCl कहीं पे भरा हुआ है एक पाउडर्ड फॉर्म में या गैसियस फॉर्म में HCl है, बोलो कितना कॉन्सेंट्रेशन है, कोई मतलब ही नहीं हुआ इस चीज का। एक सिंगल कंपोनेंट के कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यूजुअली होता नहीं है, तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हमेशा रिलेटिव है कि किसके रेस्पेक्ट में दूसरे कितने से बोलो ना, सम इन सम, क्या कुछ बोला था, समथिंग इन समथिंग। हाँ, भावनाएं कुछ ऐसी हैं, बट अब आ जाओ वापस। लेकिन अब जरा रिकॉल करो, आपने कहीं एक ऐसा कुछ पढ़ा तो है जिसमें सिंगल कंपोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन बताया गया, याद रखिएगा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ की कहानी अलग है। चलो और हिंट देता हूँ, आयनिक इक्विलिब्रियम में ऐसा कुछ आया होगा। क्वेश्चन ये है कि आपको कहीं पे ऐसा बताया गया है सिर्फ एक कंपोनेंट, मतलब सॉल्यूशन नहीं है, अकेले कंपोनेंट है, लेट्स से सिर्फ सॉल्वेंट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है ऐसा बताया गया होगा, आई होप बताया गया। आयनिक में आपको कभी पानी का कॉन्सेंट्रेशन 55.5 ऐसे लिखे नहीं बताया? अरे पीछे जब तुम लोग का गोल है कहानी, कोई बात नहीं, लेकिन ये याद होगा ना 55.5 समथिंग होगा। जरा सोच के देखो, तो कॉन्सेंट्रेशन का बेसिक फंडा ये होता है कि हम निकालना चाह रहे हैं, इट इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ, अभी कुछ लिखना मत, जरा समझो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब गिवन सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट, जैसे अगर कोई डाइल्यूट HCl है और कोई कॉन्सेंट्रेटेड HCl, दोनों का 1-1 लीटर लेते हैं, अंतर क्या है? इसमें HCl कम है, इसमें HCl ज्यादा है, सॉल्वेंट सेम लिया था मैंने, समझ रहे हो सब? ठीक है, अभी अंतर कैसे जनरेट हुआ? क्योंकि सॉल्यूट का अमाउंट इसके रिस्पेक्ट में आपने चेंज किया, यही है ना। आप सोचो सिर्फ पानी है, पानी में क्या मतलब हुआ कि कम कॉन्सेंट्रेटेड और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड? तो सिर्फ पानी है, कौन सा सॉल्वेंट कौन सा सॉल्यूट? पानी में पानी, पानी ही पानी। आपको जब बताएगा आपने सोचा ना, चलो पानी का 55.5 कैसे निकाला था? टेम्परेचर फिक्स होता है, बस और क्या हाइड्रोजन टेम्परेचर फिक्स होगा। चलो क्वेश्चन समझ पाए तो मैं जो पूछ रहा हूँ? नहीं सर, एक बार फिर से समझा। यस सर। जैसे अगर मान लो मोलैरिटी एक कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है, कैसे डिफाइन करते हो? फॉर्मूला याद हो? यस सर। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसे लिखते हो? हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कब बनेगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के बनेगा ना, ठीक है। अब है अकेले पानी, तो सॉल्यूट कौन, सॉल्वेंट कौन? पानी पानी। कुछ लोचा नहीं लग रहा आपको यहाँ पे? लोचा ही लोचा है। तो कैसे मान लिया तुमने 55.5 मोलर होता है? सिंगल कंपोनेंट का कोई कॉन्सेंट्रेशन का एज सच लॉजिक तो लग नहीं रहा है, कि कॉन्सेंट्रेशन कब डिफाइन होगा? जब सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू समथिंग निकालेंगे, किसी को किसी में मिलाएंगे तभी तो बताएंगे भाई ज्यादा मिलाया या कम मिलाया, समझ रहे हो ना? तो ये आपके लिए होमवर्क है, पहले जाके आयनिक इक्विलिब्रियम खोलना और देखना वहाँ 55.5 मिलेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ठीक है। और अब आप अगले क्लास में मुझे ये बताएंगे कि अकेले कंपोनेंट का कैसे लिख दिया, ठीक है। बट अभी वापस काम पे आ जाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन अच्छा ऐसे करके लिख रहा हूँ, फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन डिपेंडेंट ऑन दिस रेजोल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब अमाउंट बहुत अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं, वेट, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल, बहुत सारे तरीके हैं। इसी के बेसिस पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी बहुत सारे तरीकों से लिखा जाता है, जो आप पढ़ चुके हैं ना। तो जरा एक बार लिस्ट डाउन करते हैं क्या क्या है। मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, स्ट्रेंथ, ppm, ppb, परसेंट वेट करके कुछ होता है। देखो इसको हम आप इस पार्ट से फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, क्योंकि वो सेम चीज है यहाँ, ठीक है। हम बहुत ज्यादा टाइम इस पे वेस्ट नहीं करेंगे, बट मैं फिर भी रिकैप कर रहा हूँ। जैसे परसेंटेज वेट बाई वेट, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, ऐसे जाई एक्स कह लो, ppm, ppb, ppt, वैसे जई ने क्वेश्चन ppm भी पूछा, मोलैरिटी, मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ठीक है। मोलैरिटी O2M, this is छोटू M, this is मोटू M, जगह थोड़ी बच रही है। नॉर्मैलिटी, और कुछ स्ट्रेंथ, चलो स्ट्रेंथ पे लिख लेते। वैसे स्ट्रेंथ मैं यहाँ लिखता हूँ, क्यों लिख रहा हूँ बताऊँ। एक टर्म फॉर्मेलिटी भी आया है ना, तो फॉर्मेलिटी एक्चुअली मतलब फॉर्मेलिटी इज नथिंग बट अ फॉर्मेलिटी, वो एक्चुअली कुछ है नहीं। फॉर्मेलिटी एक्चुअली मोलैरिटी ही होती है, बट आयनिक कंपाउंड के लिए दिया जाता है, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं मोलैरिटी के अंदर ही लिख देता हूँ फॉर्मेलिटी फॉर आयनिक कंपाउंड। अब जरा फटाफट एक बार इसको रिकॉल करते हैं। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या? अच्छा, परसेंटेज किसी का कैसे निकालते हैं? जिसका ही परसेंटेज निकालना हो, लेट से मुझे ये पता करना हो कि यहाँ पे परसेंटेज गर्ल्स कितने हैं, गर्ल्स का नंबर ऊपर रखूंगा, टोटल नीचे रखूंगा, इनटू 100 निकल गया परसेंटेज। यूजुअली ऐसे लिखा जाता है, जिसका निकालना उसका कंपोनेंट ऊपर, टोटल नीचे, इनटू 100, ठीक है। तो वेट बाय वेट जब लिख रहा हूँ, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन with respect to weight of solution into 100, ऐसा ही। क्या लग रहा है आपको इसका यूनिट क्या होगा? वेट वेट खत्म, यूनिटलेस लिख दो। अच्छा, एक और बात, कई बार एक दो बार यही मैंने पूछ दिया, इसलिए डिस्कस करना इम्पोर्टेंट है। एक दो बार उसने पूछा टेम्परेचर डिपेंडेंसी की,
अगर वॉल्यूम का टर्म आ रहा है सीधा सा रूल ये रखेंगे, तब वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वेट टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। देखो सच्चाई तो ये है कि ऐसा नहीं होता कि टेम्परेचर डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं होता है, बहुत ही कम इफेक्ट होता है, बहुत ही कम इफेक्ट। फिर हम कह सकते हैं मतलब जेई में जितनी बुद्धि है उस हिसाब से उतनी प्लस मैं ऐसे लिख देता हूँ इंडिपेंडेंट ऑफ अभी रुक जाओ, लिखने के लिए समय दो, ठीक है, अभी देखते जाओ। इसीलिए मैं थोड़ा एक फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक जगह लिख लोगे कहानी खत्म, क्योंकि बाकी काम तो आप पहले कर चुके हैं। तो कुछ अच्छी बातें आएंगी अभी, बताओ इसमें क्या लिखूं? रेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अच्छा ये यूनिट लेते हो क्या यूनिट? जो यूनिट तो कुछ भी हो सकता है, एसआई यूनिट बोले तो कुछ और, सीजीएस बोले कुछ और, अलग अलग यूनिट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं यूनिट लिख रहा हूँ ग्राम पर एमएल, ग्राम पर लीटर, केजी पर मीटर क्यूब, कुछ भी हो सकता है। इसमें ये जो स्ट्रेंथ टर्म है ना, अगर ग्राम पर लीटर में हो तब इसको स्ट्रेंथ कहेंगे, बस ये बात है, ठीक है, चलेगा। ये शायद बता रही हो, क्या लगता है? टेम्परेचर ऐसे लिख रहा हूँ, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, चलेगा? बोलो यूनिटलेस, इसके बारे में जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर ऊपर भी वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम कट गया, तो इस पे क्या कहोगे? ऊपर और नीचे कंपोनेंट्स बेसिकली सेम नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाने पे ऊपर का वॉल्यूम और नीचे का वॉल्यूम सेम रेट से बढ़ेगा घटेगा, इसकी गारंटी क्या? तो ओवरऑल कुछ ना कुछ फैक्टर तो रह जाएगा। मोस्ट ऑफ द केस में तो एक कोइंसिडेंस ही होगा कि अगर कट गया, बट मैक्सिमम केसेस में ये भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा। अब एक बात बताओ, ये तीन चीजें मैंने ऐसे लिखी हैं, लेट्स से आपको किसी चीज का वेट पता है तो उसका वॉल्यूम निकाला जा सकता है ना, वॉल्यूम पता है तो वेट भी निकाला जा सकता है। और फॉर्मूला में कहानी सेम ही है, ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन, और 100 करके परसेंटेज निकालो। क्यों फालतू में वेट वॉल्यूम सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला क्यों बनाए? तो एक ही फॉर्मूला से काम कर लेते हैं, क्या लगता है? बोलो बोलो बोलो। जैसे मतलब अलग इंफॉर्मेशन का मतलब क्या? ओके और थोड़ा स्पेसिफाई करोगे जो देगा। एक्चुअली सारे इंडस्ट्रियल टर्म्स, ठीक है, इंडस्ट्रीज में ये टर्म्स काफी कॉमनली यूज होता है। और अगर आप केमिस्ट्री के लैब में गए होंगे तो उसके ऊपर एक स्टिकर चिपका होता है, उस जो भी केमिकल होगा उसके अंदर, उसके ऊपर उसका कंटेंट परसेंटेज या तो परसेंटेज वेट और मोलैरिटी किसी न किसी फॉर्म में उसका अमाउंट लिखा हुआ होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन। कभी गौर से अगर आपने देखा हो तो मिलेगा। अब पॉइंट क्या है, जैसे मैं समझाता हूँ, मान लो मैं आपको एक पत्थर दे दूं, ठीक है, बोल चल इसका वॉल्यूम बता, और एक दूसरे बच्चे को पत्थर दो और बोल इसका वेट बता, तो वो चुपचाप जाएगा, वेइंग स्केल पे डालेगा, बता देगा 100 ग्राम का पत्थर। वॉल्यूम बताने के लिए थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगेगा, या तो पानी वानी में डालो, और अगर कोई उसका लेंथ ब्रेथ एक एक फैक्टर कैलकुलेट तब हो गया, कहानी खत्म। समझ रहे हो? मतलब कहने की बात यह है कि कोई सॉलिड का वेट निकालना ज्यादा आसान है, सोचो, इजी है, मतलब निकाल तो हम कुछ भी देंगे, लेकिन आसान क्या है? अगर कोई लिक्विड है, एक मेजरिंग सिलेंडर रखा हुआ है, पानी डाल दो, बस जो भी लिक्विड उसको डाल दो, दिख जाएगा अच्छा 50 लीटर, इतना ही। लिक्विड के लिए वॉल्यूम निकालना आसान है। ये सारे टर्म अलग अलग इसलिए आए थे क्योंकि इंडस्ट्रीज में जब जरूरत पड़ी तो अगर सॉलिड इन सॉलिड का केस है तो उसके लिए वेट बाय वेट लिखना आसान है, रिप्रेजेंट करना आसान है। बोलो, सारा इंडस्ट्रियल मॉडिफिकेशन, सारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इसी टर्म में हो रहा है, चीजें आसान हो जाए। ये तो कर रहे हैं, वो ठंड लग रहा था, आगे रिमोट से बंद किया, पहले बहुत कोशिश की रिमोट से बंद करना। सारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इसी टर्म में हो रहा है, इंडस्ट्री भी यही करने की कोशिश कर रही है, सॉलिड इन लिक्विड। ये किसके लिए अच्छा होगा? लिक्विड इन लिक्विड। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी और किसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बस एक ही अंतर है कि इनकी यूजेबिलिटी जिसके लिए ज्यादा आसान पड़ती है उसको वो यूज करते हैं, सब इंटर कन्वर्टेबल है आपस में।
ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम देखेंगे। मोल फ्रैक्शन की कहानी तो आपको पता ही है। मोल फ्रैक्शन इन जनरल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम के सॉल्वेंट का वॉल्यूम के बीच कोई नंबर p by q के फॉर्म में, जिसमें क्यू जीरो पार्ट ऑफ ये फ्रैक्शन है। अ पार्ट ऑफ जैसे फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? p by q में फॉर्म में रहे तो उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। फ्रैक्शन का कहानी कैसा है, मतलब सीधी सी बात है, जब आप बोलते हैं कि 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब आप एक्चुअली कहना ये चाहते हैं अगर मैं आउट ऑफ 1 के स्केल में जाके देखूं तो कितना, एक में से कितना, समझ लो। मान लो अगर कोई बोलता है कि मोल फ्रैक्शन 0.9 आ गया पानी का, इसका मतलब अगर 1 मोल सॉल्यूशन लेता तो 0.9 मोल पानी होता, 10 मोल लेता तो 9 मोल होता, समझ रहे हो। तो एक्चुअली आउट ऑफ 1 कितना वही निकाल, और फ्रैक्शन निकालने का सीधा सा फंडा वही है। जैसे मान लो अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन कोई सॉल्यूट का निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, उसका मोल ऊपर लिख दूंगा और टोटल नीचे लिख दूंगा, पानी खत्म। सॉल्वेंट का निकालना हो तो इस तरह से करूंगा। और अगर बाइनरी सिस्टम हो गया तो हमें एक बात और पता है कि सारे मोल फ्रैक्शन का सम 1 ही होना है भाई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। एक का निकल गया दूसरे को 1 से माइनस करके निकाल खत्म। अब आता है पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी, इसमें मोस्टली क्वेश्चन पीपीएम से आते हैं। पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि इस तरह के रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ी है। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, जब बहुत कम सॉल्यूट बहुत कम। कोई एग्जांपल बता सकते हो? तो जब सॉल्यूट बहुत कम होता है तो परसेंटेज में निकाल नहीं सकते क्या? निकाल तो सकते हैं बट रिप्रेजेंटेशन थोड़ा टफ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल समझते हैं, मान लो जेई में कितने बच्चे बैठे, लगभग मान लो 10 लाख, ऐसे मान लो। अब अगर मैं निकालूं कि आईआईटी बॉम्बे सीएस में कितना जाएगा, कितना जाएगा? 70%। 50-60 मान लेते। अब इसका अगर मैं परसेंटेज निकालने बैठा, मतलब एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, इसका अगर परसेंटेज में निकालने बैठता हूँ, इसका परसेंटेज 0.0000 ऐसे करके कुछ आएगा। अब लेट्स से थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 0.001% है, ऐसे मान लेते हैं। इसका मतलब ये होगा 100 में से कितना बच्चा का होगा 0.001। 0.001 बच्चा कैसा दिखता है? वैसे दिखता है। मतलब ये तो थोड़ा सा विजिबल नहीं लग रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ स्केल। मतलब अब मैं आउट ऑफ 100 ना पूछ के आउट ऑफ 1000 पूछता हूँ, ये 0.01 हो जाएगा। आउट ऑफ 10,000 पूछता हूँ 0.1 होगा। आउट ऑफ 1 लाख कर देता हूँ 1 आएगा। अब ये कंसिडरेबल नंबर हो गया ना, समझ रहे हो क्यों जरूरत पड़ रही है? जब अमाउंट बहुत ही छोटा हो तो हम अपना स्केल को बड़ा कर लेते हैं, स्केल बड़ा करेंगे तो कुछ कंसिडरेबल नंबर निकल के आ जाएगा। तो पीपीएम, पीपीबी, पीपीटी सब की कहानी वही है कि जब हम स्केल को बहुत बड़ा कर देते हैं तब छोटी चीजों का एक कंसिडरेबल वैल्यू निकल के आ जाता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपने इसका इस्तेमाल कहाँ देखा है? पॉल्यूशन बहुत कॉमन एग्जांपल। रिसेंटली मतलब पॉल्यूशन की चर्चा आजकल कुछ सालों में बहुत हो रहे है ना। उसमें अगर आप न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसमें लिखा होता था इतना पीएम करके लिखा होता था, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पीएम का कितना अमाउंट है। तो एक ये रीजन हो गया। कुछ और एग्जांपल बताता हूँ जो ज्यादा रिलेट में भी कर पाऊँ, शायद तुम्हें याद हो। कुछ साल पहले मैगी बैन हो गया था, याद है? क्यों बैन हो गया था? शीशा डाल गया था। शीशा डाल के रखा। तुम मैगी ही खाते थे, कुछ और क्या रीजन था एग्जैक्टली? लेड का कंटेंट परमिसेबल अमाउंट से ज्यादा था। मतलब एक गवर्नमेंट का निर्धारित अमाउंट है, एफएसएसआई करके गवर्नमेंट बॉडी है जो डिसाइड करती है कि एक फूड कंटेंट में इससे ज्यादा अमाउंट इसका नहीं होगा तो फिर अनहेल्दी हो जाएगा। तो लेड एक बहुत ही कम अमाउंट तक परमिसेबल, जिसमें बॉडी को नुकसान नहीं होता। बट मैगी के कुछ सैंपल्स में ज्यादा निकल के आ रहे थे, 15 से 20 के रेंज में आ रहा था, 5.5 या 6 का कुछ परमिसेबल है। उसमें सारा न्यूज़पेपर में जब भी आता था सब पीपीएम में कैलकुलेशन हुआ था। तो जब बहुत ही कम अमाउंट हो तब हम पीपीएम की बात करेंगे। अब
क्योंकि यहाँ जगह थोड़ा कम है तो मैं यहाँ पे एक बात लिख रहा हूँ, जरा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पीपीएम निकालने फिर कैसे? एक मिलियन 10/6 है ना, 100 मतलब आउट ऑफ 100 परसेंटेज का जो फॉर्मूला है उसके जगह पे बस 10/6 रख देना है। इधर मैं देखो वेट बाई वेट लिख रहा हूँ, बट पीपीएम जो है वो पार्ट्स पर मिलियन है, इधर कहीं भी नाम में ऐसा नहीं कि वेट के टर्म में निकालना है। तो पीपीएम को जैसा जरूरत होगा, अगर मान लो सॉलिड इन लिक्विड आ जाए या लिक्विड इन लिक्विड आ जाए, तो इट मे बी रिप्रेजेंटेड इन वेट बाई वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में, ऐसा जेईमेन बहुत करता है, तुम बोले फालतू बच्चा कर ले। तो अगर कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में, तो आप एक बाय डिफॉल्ट मान के चलना कि वो वेट बाय वेट के टर्म में बात कर रहा है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन में आपको दिख ही रहा हो कि हाँ इसका वेट दे रहा है, तो क्लियर बात है, वेट बाय वेट की बात हो, ठीक है। इतनी बात अभी लिखिए, मतलब जरूरी नहीं जैसे मैंने लिखा है वैसे आप लिखें, आप इस फॉर्मूला को फटाफट जल्दी मेंशन कर लीजिए। एक बार जस्ट रिकॉल करें, इधर आते हैं, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। वीक में ऑन एवरेज कितनी क्लास हो रही थी आपको? 3 वेरी कर जाती है डिपेंडिंग अपॉन जैसा सिलेबस। एनसीईआरटी खरीद तो रखा है तुम लोगों ने? एनसीईआरटी लेना तो पड़ेगा भाई, और अगर पॉसिबल हो तो अपने भैया दीदी चाचा मौसा इनसे ना लो, नया खरीद लो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी जमानों से चलती आ रही, तो घर में किसी न किसी के पास में निकल जाता है। तो अगर वो उन्होंने बहुत ज्यादा रंगीन नहीं कर दिया उसको, कुछ स्पेसिफिकली जब ब्लॉक्स के चैप्टर आएंगे तो उसमें एनसीईआरटी में आपको मार्क करके अपनी चीजें लिखनी पड़ेगी। तो अगर वो चैप्टर एटलीस्ट फ्रेश रहे तो बढ़िया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी ले लो, रखना तो पड़ेगा। ये अपना होमवर्क करके नहीं आता। कोशिश करना अगले बार से ऐसा ना हो, सारे कर्म पहले करके रखो। सर वहाँ पे समेशन समेशन लिखा हुआ, समेशन xi इज इक्वल टू 1। हाँ, तो मतलब क्या उसका सर? समेशन xi का मतलब है जितने भी कंपोनेंट्स हैं, मान लो 4 कंपोनेंट है, चारों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम होना है। यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इक्वल टू
तो गया उधर राइट साइड वाला मेटल तो कर दो भाई इसको क्या हो गया? अब देखो इसके नीचे को लेके हम सेपरेटली स्टार्ट करते हैं। उसका नहीं मैडम उसको ये सब फर्क यूज होगा अगला टर्म है मोलैरिटी। जब तक दिल से नहीं करके कैपिटल काफी कॉमन टर्म है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म में सबसे ज्यादा वाइडली यूज टर्म यही है। आपने देखा होगा पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में इसकी जरूरत पड़ी होगी आपको, नॉर्मैलिटी और मोलैरिटी की, है ना? तो क्या होता है मोलैरिटी? जल्दी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें? लीटर में। सीधी बात। देखो क्या है, जैसे अगर आप बहुत सारे बुक्स वगैरह में देखेंगे, क्या हो सकता है मॉड्यूल में भी ऐसा लिखा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को वेट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम मिलीलीटर फिर 1000 ऊपर करके लीटर में कन्वर्ट करो। देखो जितना हो सकता है आप फॉर्मूले को कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश मत करो, आप बेसिक फॉर्मूला दिमाग में रखो। अगर मैं इसको उस तरह से लिखूंगा तो मेरे को दिमाग में ऐसा लगेगा कि एक और फॉर्मूला याद रखना है। आप सिर्फ ये याद रखो ना, कन्वर्ट खुद से नहीं कर लोगे। तो जितना खुद चीजें याद बहुत रखनी होगी, तो अननेसेसरी चीजों को लंबा करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा एक चीज है कि अगर ऐसा हुआ तो एक चीज क्लियरली दिख रही है कि ये भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा क्या? ठीक। अब जो कुछ कुछ टर्म्स भी यूज करते हैं, जैसे मान लो 1/2 मोलर, इसकी जगह पे सीधा लिख देगा सेमी मोलर, मे भी यूज किया हो आपने। 1/10 मोलर, देसी मोलर, DSI वाला देसी नहीं, CI वाला। 5M लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 मोलर, तो इसके लिए मोलर टर्म का इस्तेमाल करते हैं। मोलैलिटी जो है छोटू m, ये बड़ा यूनिक टर्म इसीलिए है क्योंकि अभी तक जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म आपने देखे हैं वो सब विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन है। ये विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब जैसे यहाँ पे वॉल्यूम का टर्म नहीं दिखा, मैं कह सकता हूँ कि ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर शायद नहीं होगा, या बहुत ही लीस्ट डिपेंडेंट होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है। एक बात का ध्यान और रखना, इस चैप्टर में थोड़ा हम यूज भी करेंगे, वो ये है कि अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो गया, मतलब बहुत डाइल्यूट का मतलब जैसे पीपीएम टाइप में कम अमाउंट रहता था, उस तरह से कम अमाउंट आ रहा, तो फॉर वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन मोलैलिटी और मोलैरिटी बराबर ले सकते हैं। अब ये काम आपको मैं अगले क्लास में पूछूंगा कि ये कैसे हो सकता है, सोच के आइएगा। बहुत डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन के लिए ऐसा लिखते रहो फटाफट। आईटी ने ऐसे टर्म्स यूज किए हैं फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, और मोलैरिटी बराबर लेना पड़ा है वहां पे। जितना डाइल्यूट रहेगा फ्रैक्शन का वैल्यू उतना छोटा है, इसलिए नॉर्मैलिटी मोलैरिटी जैसा ही टर्म है, बस मोल की जगह क्या रहता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट टर्म यूज करते हैं।
अच्छा, एक नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालते कैसे? n into n factor. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने अगर हम जाएंगे तो दिस इज वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ऐसा होता है ना, ये यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और इक्विवेलेंट वेट जो है ये हमें पता होता है, ये मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है, जानते हैं आप ये बात। इसको जरा अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँ, W डिवाइडेड बाय यहाँ पे E नीचे आ गया, ये मोलर मास n फैक्टर ऊपर चला गया है और इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ऐसा ये वाला टर्म मोल बन जाएगा क्या? तो जरा देखो, ये हो गया मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो भी लीटर में इनटू n फैक्टर। ये टर्म क्या हो गया? मोलैरिटी। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है जो काफी काम का है, रेडॉक्स चैप्टर स्टोइकियोमेट्री 2 वगैरह उस तरह की पढ़ा होगा आपने। नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। आप इसको ऐसे याद रखना, बड़ा n अपॉन छोटा n इज इक्वल टू मोटा n, ठीक है। तो ये रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी काम देता है। एक तो ये रिजल्ट और एक ये रिजल्ट, n इक्विवेलेंट जो है वो एक्चुअली n फैक्टर इनटू मोल है। लिख कर ही पढ़ो। नॉर्मैलिटी निकालने का जरूरत क्या है? सर नॉर्मैलिटी क्यों निकालते हैं? मोलैरिटी क्यों निकालते हैं उसके बारे में क्या ख्याल है? कितना उसका आपने वेट, पूछ रहा है, बात करते हैं। कितना वेट है और कितना वॉल्यूम है उसके हिसाब से बताने का। मतलब वैसे तो नहीं, बट मोल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम की बात करते हैं मोलैरिटी में। अब नॉर्मैलिटी अलग से क्यों निकालते हैं, शायद ये पूछना चाहते हैं। देखो इसका सवाल जेन्युइन भी है कि जब मोलैरिटी था ही तो नॉर्मैलिटी का चक्कर रखा ही क्यों। बट ये चैप्टर तुम रेडॉक्स से पहले पूछते हैं, ये सवाल तो ज्यादा अच्छा लगता है। रेडॉक्स तुमने पढ़ा तो बहुत यूज आया होगा, आया था ना, क्योंकि जरूरत है उसका। बहुत सारे रेडॉक्स से कैलकुलेशन हो ही नहीं सकते, ठीक है। अब मैं आपको कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये रिजल्ट इस चैप्टर के रेस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला रिजल्ट है, इस चैप्टर में मोलैलिटी को बहुत यूज करेंगे। दिस m इज बेसिकली मोलैलिटी। देखो यहाँ मैंने एक रिजल्ट लिखा है, ये रिजल्ट इस चैप्टर में बहुत यूज होगा, इसलिए ये रिजल्ट याद रखना। भाई कुछ याद रखना रखो, भाई ये याद ही होंगे। ये क्या है ये अभी देख लेते हैं फटाफट। मैंने लिखा है कि मोलैलिटी को हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के रेशियो से लिख सकते हैं, इनटू ऊपर में 10⁻³ और नीचे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब क्या ये सही है, इसको जरा देखें। तो एक बात बताओ, अगर ये मोल फ्रैक्शन है तो कैसे लिखेंगे? मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल, बोलो, मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल इनटू 10⁻³ इनटू m सॉल्वेंट। अब जरा देखो, ये n टोटल कट गया, m सॉल्वेंट है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब नीचे जरा देखना, मोल ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट दे देगा। ऊपर क्या बचा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये वेट आएगा ग्राम में, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ डिवाइड करना पड़ता। ये ऊपर चला गया, किलोग्राम में हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है, ये बेसिकली मोलैलिटी ही दे रहा है। बताओ आ रही बात? हाँ? इसके साथ साथ एक और रिजल्ट, ये रिजल्ट है
कुछ है अभी एक्स्ट्रा? ये आपका होमवर्क है। मोलैलिटी अगेन लेफ्ट साइड में 10^3 into molarity upon density of solution into 10⁻³ है माइनस मोलैरिटी into मोल मास ऑफ सॉल्यूशन। ये कैसे निकल के आया ये आप प्रूफ करके बताएंगे अगले क्लास से पहले। लिखिए लिखिए फटाफट। आगे लोग बता देंगे। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है OS सॉल्यूशन सॉल्यूट या सॉल्वेंट में एक ही दिन में तो पूरा या तो बिल्डिंग ऊपर वाला ये आपको प्रूफ करना है। ये तो हो गया, ये समझ में आ गया ना? ठीक है, दिखाइए एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। जनरल क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, एक मिनट ओके 1 मिनट ले लो, बस 1 मिनट। An aqueous urea solution. An aqueous urea solution is taken. An aqueous urea solution is taken, which is 6% weight by weight. Which is 6% weight by weight. Calculate the strength of solution in gram per liter. Calculate the strength of solution in gram per liter if density of solution is 1.06 gram per ml. 1.06 gram per ml. Now, यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2 मोलर मास निकालोगे इट कम्स आउट टू बी 60। यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड की शुरुआत में यूरिया का डिस्कशन में भी हुआ। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में यूरिया से ही बनाया गया था, अमोनियम साइनेट को हिट करके यूरिया बनाया गया।
शायद इसकी जरूरत ही ना पड़े कितना मोलर मास आ वेट बाय वेट में डाटा दिया हुआ है, आपसे वेट बाय वॉल्यूम में पूछा गया है। सीधा क्वेश्चन यही है। वन 1.06 फिर से करो। कैलकुलेशन चेक करो बेटा तुम भी अपना। क्या नाम है तुम्हारा? 2 आंसर आ रहे हैं 6.36 और 63.6 10 का फैक्टर है 63.6। चलो देखते हैं। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, जितना फॉर्मूले के जंजाल में फंसोगे उतना क्वेश्चन नहीं बनाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसलिए क्वेश्चन को हमेशा बेसिक फॉर्म में डील करो, फॉर्मूले भी याद नहीं रखने पड़ेंगे, लॉजिकली काम भी हो जाएगा। 6% वेट बाय वेट है। अगर 6% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है 6 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये तो होता है परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 6% में 100 में से ना, यही वो। अब मुझे बताओ मुझे निकालना क्या है? देखो हमेशा क्वेश्चन जब दिया है ना, तो जो निकालना है उसको दिमाग में हमेशा रखना है। सर 63.5 ग्राम पर लीटर। जो हमें निकालना है वो है ग्राम पर लीटर, दैट इज वेट बाय वॉल्यूम। क्या है तुम्हारा? 63.5 ग्राम पर लीटर। 5। अब ग्राम पर लीटर में चाहिए, बेसिकली वेट बाय वॉल्यूम में चाहिए। और वेट बाय वेट में पता है मुझे, बस इस चीज को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दूं किसी तरह से तो शायद रिलेट कर पाऊं, है ना? और उसके लिए डेंसिटी तो पता है। जरा बताओ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। मास है 100 ग्राम, तो लिख देते हैं फिलहाल डेंसिटी 1.06 ग्राम पर मिनट। बताओ यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ग्राम ग्राम कट जाएगा, ये किस यूनिट में है? मिलीलीटर। अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं, फटाक से पहले यहाँ कैलकुलेट करेंगे। जितना ज्यादा आप अलग अलग जगह कैलकुलेशन करेंगे उतना ज्यादा सेम मिस्टेक होने के चांसेस हैं। इसलिए हमेशा कोशिश ये करना है कैलकुलेशन एंड में करना। एक जगह कैलकुलेशन करना होगा, सारा क्लटरिंग व्लटरिंग सब एक साथ ही क्लियर हो जाएगा। तो अब जैसे इसके बाद में थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, तो जगह एक कमी है इसलिए यहाँ लिखता हूँ। अब क्या ऐसा लिखना सही होगा कि 6 ग्राम यूरिया इन 100 अपॉन 1.06 ml सॉल्यूशन। बताओ ठीक है? कुछ नहीं किया मैंने, वेट को वॉल्यूम में कन्वर्ट करके लिखा हूं, है ना? अच्छा मुझे लीटर में फाइनली जाना है, तो मैं 6 ग्राम यूरिया इन 100 अपॉन 1.06 ml को लीटर में कन्वर्ट करूंगा। क्या करूंगा? इस टर्म को 1000 से
डिवाइड 1000 कितना दिखेगा? और ऐसे लिखिए, बताओ चलेगा? ठीक है। अब मुझे जो निकालना है वो क्या है? मुझे निकालना है ग्राम पर लीटर। तो 1 लीटर में कितना ग्राम? ये तो कितने लीटर में 6 ग्राम। तो 1 लीटर में यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, 6 अपॉन दिस पूरा टर्म 100 into 1 और ऊपर चला गया 1.06 into 10 to the power 3 देखो दिस मच ग्राम पर लीटर हो जाएगा। अब यहाँ जाके कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ कैलकुलेट करा, ये 10 आया, ये मल्टीप्लाई आसान है, जो 6.36 तो यही हो जाएगा, ये 63.6 क्यों नहीं निकाले सर? दिस इज योर आंसर। यही का पूछा होगा सर। अब इसको देखने के बाद क्या मैं एक कंक्लूजन लगा सकता हूँ क्या? यहाँ से जरा देखना है। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम एक्चुअली मैंने निकाला है परसेंट वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या ये रिजल्ट ठीक है या रिजल्ट को चेंज करना चाहिए? ठीक है, देखो सोच के देखो यहाँ इस कैलकुलेशन क्या देखो क्या किया परसेंट वेट बाय वॉल्यूम क्या है 6, ये क्या है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। बाकी जो मैंने किया तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए किया है। देखो और फाइनल रिजल्ट भी आप ऐड करेंगे। थोड़ा जल्दी लिखिए। लेफ्ट वाला हो गया, ये फाइनल रिजल्ट आप ऐड कर लेंगे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म कुछ भी सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपने पहले किया है और DTS 1 में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर बताता हूं किस और का सॉल्व करते हैं। इसका बस एक इंट्रोडक्शन लेना है अगले केस का, दिस इज सॉल्युबिलिटी। बस इंट्रोडक्शन लेना है 5 मिनट की सॉल्युबिलिटी। आपसे अगर मैं ये पूछूं, कोई आपसे पूछना चाह रहा है सॉल्युबिलिटी क्या है ऐसा बताओ, कैसे समझाओगे? एक टाइप का कॉन्सेंट्रेशन का आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्युबिलिटी पर है और उधर मोल पर लीटर में डिनोट करते थे, तो सॉल्युबिलिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर ऐसे भी तो कहते हैं कि ये ज्यादा सॉल्युबल है, कम सॉल्युबल, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। डिसोसिएशन और कुछ जैसे अगर ऐसे थोड़ा और दूसरे तरह समझो, मान लो मैंने 2 गिलास दिए, ठीक है, 2 गिलास पानी थोड़े से इन दोनों को दिया, 1 गिलास इसको 1 गिलास इसको, ठीक है। अब यहाँ सामने चीनी रखा हुआ है, ठीक है, चीनी है, पत्थर नहीं है, टेंशन नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ कि बताओ कि इस चीनी की वाटर में सॉल्युबिलिटी कितनी है। तो अब जैसे सॉल्युबिलिटी अगर आप ऐसा सोचें कितना घुल गया ये बताना है मेरे को सॉल्युबिलिटी। इसने 1 चम्मच डाला, मिलाया, घुल गया। इसने बोला कि 1 चम्मच 5 ग्राम है, मान लो बोला 5 ग्राम सॉल्युबिलिटी है। उसने 2 चम्मच बोले, 2 चम्मच भी घुल गया, तो वो तो कितना बताएगा, तो 10 ग्राम बोलेगा। तो मान लो उसके बगल वाले ने 4 चम्मच बोला, वो भी घुल गया, वो 20 ग्राम बोलना स्टार्ट कर देगा। तो कहानी गड़बड़ है, लिमिट कहाँ लगे, कौन सा सही है? यहाँ पे रोल आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। कहने का मतलब ये है कि आपको तब तक घोलना है जब तक सॉल्यूशन सैचुरेट ना हो, तब तक जब तक अब और घोल रहे तो नीचे बैठ रहा हो, ऐसा सिचुएशन आ गया। और टेम्परेचर फिक्स कर दिया है आपने, तो टेम्परेचर चेंज करोगे तब तो सब बदलेगा। लेकिन
solubility can be defined as maximum amount of solute that can be dissolved in any specified amount of solvent in order to make it saturated. In order to make it saturated. ब्रैकेट में लिख लेना, until equilibrium is attained as discussed in ionic equilibrium. ये भी मैं लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि आयनिक में आपने ये चीज पढ़ी है. As discussed in ionic equilibrium. आयनिक में आपको याद है सॉल्यूट सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम की बात कुछ होती है, ठीक है. अब कौन कितना घुलेगा ये किस बात पे डिपेंड करता है, तो केएसपी वगैरह अभी नहीं बात करते हैं. अभी ऐसा सोचते हैं कि कोई किसी में घुलेगा वो तो उसके नेचर पे भी तो डिपेंड करता है. तो पहले तो नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो गया. दूसरा फैक्टर टेम्परेचर प्रेशर भी है, लिख लो. अगला पॉइंट लिखना, solubility depend on following factors. पहला, nature of solute and solvent. दूसरा टेम्परेचर एंड प्रेशर. सॉल्युबिलिटी के दो केसेस हम डिस्कस करेंगे, यहीं पे हम आके एंड करेंगे इसको, आप देख लीजिए. सॉलिड इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी अलग से डिस्कस की जाएगी, गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी अलग से डिस्कस की जाएगी, और इसी के अंदर आएगा हेनरी. अब आपको करना क्या है ये समझिए. सबसे पहले लिख लो, ये दोनों टॉपिक मैंने इसलिए लिखवाए क्योंकि लकीली एनसीईआरटी ने इसकी कहानी थोड़ी अच्छी से एक्सप्लेन कर रखी है. तो अभी आपके पास मॉड्यूल या वर्कबुक फिलहाल तो नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी पर लेवल हो जाएगा. एनसीईआरटी खोलना और एनसीईआरटी में सॉल्युबिलिटी का केसेस जैसे मैंने बताया बिल्कुल उसी तरह से कैटेगरी बना के दिया, और उसके अंदर सॉलिड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी 2-3 पेजेस में इस तरह से दे रखी है. नेक्स्ट क्लास में आने से पहले इसको पढ़ के आइएगा, आपको ज्यादा मजा आएगा क्या होने वाला. अब कौन सा क्वेश्चन आप करेंगे और कौन सा नहीं करेंगे ये एक बार लिख लीजिए. मैं बात कर रहा हूँ आपके DTS 1 लेवल 1 की. इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है. इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 8 और 9 छोड़ के, क्वेश्चन नंबर 2, 8 और 9 को एक्सक्लूड करके बाकी आप कर सकते हैं, जो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे ही है. आई होप नेक्स्ट क्लास से पहले अगर आपको ये मिल गया तो जरूर बना के आना, समझ रहे हो, ठीक है. आज एक क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया एक बार रिकॉल करें फटाफट. सबसे पहले हमने क्या बात की, सबसे पहले हमने ये समझा कि सॉल्यूशन होता क्या और सॉल्वेंट और सॉल्यूट का फंडा क्या है, उसके टाइप कितने हो सकते हैं और उसमें हमारे काम का टाइप कितना है, ठीक है. वो 3 टाइप निकल गए, ठीक है. उसके बाद फिर हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अलग अलग केसेस डिस्कस किए और उसमें कुछ 2-3 नए फॉर्मूले सीखे हैं, मोलैलिटी से रिलेट करने वाला, ठीक है. ये याद रखना है आपने
इस चैप्टर में यूज में आएगा, और फिर सॉलिबिलिटी के जस्ट ये समझ हमने स्टार्ट की। कोई दिक्कत आ जाए क्लास में? देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप आज जाके चीजें ढंग से रिवाइज करिए। आपको जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला जो केस है, ये केस नेक्स्ट क्लास से पहले पढ़ के आना, ठीक है? मतलब जिस दिन क्लास होगी उससे एक दिन पहले पढ़ लेना, तो थोड़ा सा रीसेट रहेगा, ठीक? मीनवाइल कोई भी डाउट होता है जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, मान लो 3:45 से यूजुअली क्लास होगी, तो आप 3 बजे 3:30 20 मिनट पहले आइए, मैं मिल जाऊंगा आपको, ठीक है? क्लियर? बोला था नेक्स्ट क्लास के पहले मिलेगा तो बनाना। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। कल से आगे बैठे, कल से आगे बैठे, मिडिल में बैठा जाएगा यहाँ पे। बोल के चला क्या मिलेगा मोटी को? हाँ भाई हम बनाएंगे।